ये तो स्विच ऑफ करके आपने जगह पे तब ही नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा। नहीं स्विच ऑफ नहीं, यहाँ का ये वाला बटन आप ऑन चलाते हो, कॉमन बटन दबा के चलाना है, लाइट आ रही है, फिर वापस स्क्रीन पे टैप करते हो तो वापस स्क्रीन ओपन हो जाता है, ओपन हो रहा है। एक ही जगह क्या करता है, बाकी सब सही चलता है, जगह बदल। हाँ बाकी कुछ ये सब। हेलो एवरीवन, इज माय वॉइस ऑडिबल? आवाज आ रही है सभी को? जी सर, गुड मॉर्निंग सर, आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड ओके, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। सभी कनेक्ट हो चुके हैं? तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम दी प्रोग्रामिंग बेसिक्स। अब इसको समझने के लिए, ये बेसिक्स को समझने के लिए पहले समझ लेते हैं कि कोड क्या होता है, कोड क्या करता है, क्यों लिखते हैं हम कोड। तो एक बार ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं, ठीक है? तो कोड लिखा जाता है, कोड नहीं कहूंगा मैं इसको, कोड की जगह मैं इसको कह सकता हूँ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। दीज आर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो रन टाइम में एक काम को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है? एक्शन विल बी प्रोवाइडेड, एक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड इन अ फॉर्म ऑफ प्रोसेस। तो एक प्रोसेस क्रिएट होगी इन पर्टिकुलर एक्शन के बेसिस पे, वो प्रोसेस क्या की जाएगी, एग्जीक्यूट की जाएगी। एंड जब ये प्रोसेस एग्जीक्यूट की जाती है तो यहाँ पे एक बड़ी प्रोसेस होती है और इसके छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। मतलब एक बड़ा जब काम हो रहा होता है तो प्रोसेस है, प्रोसेस भी अपने आप में डिवाइडेड होती है थ्रेड्स के अंदर, जैसे मल्टी थ्रेड्स होते हैं जो एक्चुअल में पैरेलली वर्क कर रहे होते हैं। सिंक्रोनस भी हो सकता है, सिंक्रोनस मतलब एक के बाद एक एग्जीक्यूशन में भी हो सकते हैं और साथ में भी एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, ठीक है? तो ये एक्चुअल में जो आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हो, जब ये ट्रिगर किए जाते हैं वाया यूजर, क्योंकि हमने तो कोड लिख रखा है हमारे पर्टिकुलर, जो भी हमने सेट ऑफ कोड बनाया है जिस जो जहां पे भी एग्जीक्यूट होगा। बट एक होता है कि जैसे ही आपका वो प्रोजेक्ट या प्रोग्राम रन हुआ तब वो एग्जीक्यूट हो गया। एक हो गया कॉल टू एक्शन, जब यूजर किसी पे टैप करेगा या ये पर्टिकुलर इंस्टेंस आएगा या ये सिचुएशन क्रिएट होगी तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगे। तो इस तरीके से हमारा कोड जो है, दिस इज द कोड जिसको हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं। लेकिन ये जो कोड हम लिखते हैं ये हमारी भाषा में नहीं लिख सकते, इंग्लिश हिंदी किसी भाषा में नहीं लिख सकते। इसके लिए हमको जिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे हम वर्क कर रहे हैं उसकी रिक्वायर्ड एक मदर टंग होती है, जो जिसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंड इट हैज इट्स ओन सिंटेक्स। अब ये सेम सिमिलर वैसा ही है कि जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश में क्या होता है, ग्रामर होता है। हिंदी है तो हिंदी में क्या होता है, व्याकरण होता है। अगर आपने इन चीजों के बारे में ध्यान से देखा होगा तो सेम वही है, वो सिंटेक्स को अगर आप फॉलो करते हैं, इफ यू फॉलो द सिंटेक्स यू विल गेट द, मतलब आपको जो समझाना है सामने वाले को समझा पाओगे। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी इसमें ऊपर नीचे कर दिया तो सामने वाले को गलत मतलब समझ में आ जाएगा, या हो सकता है उसको समझ में ही ना आए। कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि जो इंग्लिश सीख रहा होता है या जो कोई बाहर से आपका आया जिसको हिंदी नहीं आती, वो हिंदी सीख रहा होता है तो टूटी फूटी हिंदी को यूज करता है, तो उस समय मतलब भी चेंज हो जाता है। कभी कभार आपने ऐसा नोटिस किया होगा। तो वही सेम चीज है कि जब हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखते हैं, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो उसको हम कोड बुलाते हैं। लेकिन वो कोड में हमको ध्यान किसका रखना होता है, सिंटेक्स का। सिंटेक्स प्रॉपर होना चाहिए। और इसके एक बेस्ट चीज बताता हूँ कि हम जब आईडी यूज करते हैं ना, तो आईडी में ये बेनिफिट हमको मिलता है, वो इतना स्मार्ट होता है ना आईडी हमारा, कि जब हम कोड लिख रहे होते हैं उस सिंटेक्स को बाय डिफॉल्ट कंपाइल चेक कहते हैं उसको, वो ऑटोमेटिकली एक चेक लगाता रहता है कि आप सिंटेक्स सही लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, कोई ब्लंडर तो क्रिएट नहीं कर रहे हो। क्रिएट कर रहे हो तो वहां पे वो 3 तरीके से आपको आइडेंटिफाई करवाता है। एक होगा रेड कलर में, एक होगा ऑरेंज या येलो कलर में, ऑरेंज येलो कलर, और एक होगा ग्रे कलर में। तो ये आपको डे टू डे लाइफ में मिलेगा हमेशा। रेड कलर मीन्स एरर,
मतलब ये तो पूरा सिंटेक्स एरर ही है। आप ये चीज को रिजॉल्व करो, नहीं रिजॉल्व करोगे तो ये कंपाइल नहीं हो पाएगा और मैं आगे रन नहीं करवा पाऊंगा। तो इसको तो आपको रिजॉल्व करना ही है। दूसरा होता है आपका ऑरेंज एंड येलो कलर। इसका मतलब क्या है? वार्निंग है। मतलब ये चीज प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है आगे चल के, अभी तो मेरे को नहीं लग रहा है, लेकिन आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो उसको अभी रिजॉल्व कर लो। ठीक है, तो वो आपको एक वार्निंग दे देता है कि भाई आप इस चीज को यूज कर रहे हो लेकिन बिना ये चेक लगाए। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है कि कोई अगर वेरिएबल को आपने, आगे समझ में आएगा आपको वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल को आपने डिक्लेयर तो कर दिया लेकिन उसको इनिशियलाइज नहीं किया और आप उसको कहीं यूज कर रहे हो तो वो वही मना कर देगा। और कोई ऐसा कंस्टेंट आप यूज कर रहे होगे तो टाइपकास्ट करने के लिए बोलेगा, तो वहां पे अगर आपने टाइपकास्ट नहीं किया होगा तो वो कह सकता है कि वार्निंग आ जाएगी बाहर, आगे एरर आ सकती है अगर इस टाइप का डेटा नहीं मिला तो मेरे को। और फिर आता है आपका ग्रे। ग्रे कलर होता है सजेशंस के लिए। तो ये आपको ना आपका आईडी सजेशन देगा कि भाई यार आप ये जो कोड लिख रहे हो ना ये बहुत लेंथी कोड है, इसको आप शॉर्ट कर सकते हो, इसको आप और बेटर बना सकते हो, आपके वर्ड में टाइपो है। इवन टाइपो भी मेंशन कर देगा कि आपने जो स्पेलिंग लिखी है वो गलत है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। इवन एक चीज का और ध्यान रखना, जब हम कोडिंग करते हैं ना तो हम कैमल केस को फॉलो करते हैं। क्या जरूरी है ऐसा करना? कोई जरूरी नहीं है। कैमल केस का मतलब क्या होता है? जैसे कैमल को अगर आपने देखा हो, ये कैमल का ऐसे आपने एक पार्ट पाया होगा, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? स्टार्टिंग विद द लोअर केस, मिड में अपर केस, एंड एंडिंग विद अगेन लोअर केस। यानी कि आप जो भी नेमिंग कर रहे हो अपने प्रोग्राम को लिखते वक्त, अपने प्रोग्राम या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को लिखते वक्त, तो आपको नेम करते वक्त चीजों का ध्यान रखना है कि जो भी आप नाम लिखो तो वो आप स्टार्टिंग विद लोअर, जैसे कि मैं एक बटन बना रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, बटन का एक नाम दे रहा हूँ, तो मैं इस तरीके से लिखूंगा BTN प्ले। अब यहाँ पे जो P है वो कैपिटल है, B है जो स्मॉल है, दिस इज स्मॉल, दिस इज कैपिटल। ठीक है, तो ये विजिबल भी होता है एज अ डेवलपर। जब आप इस पर्टिकुलर नाम को देखोगे तो आपको क्लियरली विजिबल होगा कि यहाँ पे आप दो रोल्स बता रहे हो कि एक ये बटन है और बटन का काम क्या है? प्ले करना। और इससे क्लियरेंस भी मिलती है। तो हम जब भी नाम देंगे, आगे मैं आपको समझाऊंगा नाम देना क्यों होता है, इसको हम कहते हैं आइडेंटिफायर्स। ठीक है, आइडेंटिफायर्स का रोल क्या होता है? तो वो जो हम नाम देते हैं तो हमको इस तरीके से नाम देना है, भले ही वो लेंथी हो जाए, बट नाम से काम का आइडिया पता लग जाना चाहिए। मतलब आपको ऐसे वेरिएबल्स के नाम नहीं रखने कि आपने ABCD रख दिए नाम। आपको अभी तो आइडेंटिफाई हो जाएगा, आप सोचो 2 महीने बाद उस प्रोजेक्ट को, इस प्रोग्राम को आप यूज कर रहे हो तो आपको समझना पड़ेगा कि ए के अंदर क्या पड़ा है, बी के अंदर क्या पड़ा है, क्या रखा है आपने, क्या नाम क्यों दिया है इसका। ये तो रीजन होना चाहिए, तो रीजन ही आप उस पर्टिकुलर नेम में लगा दो। इसको कहते हैं हम नेमिंग कन्वेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम प्रोफेशनली काम करते हैं। इनिशियली जब हम छोटे लेवल पे प्रोग्राम्स कर रहे होंगे या हम प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहे होंगे तो हमको इतनी नेसेसिटी नहीं लगेगी, लेकिन अगर अभी हमारी हैबिट बन गई तो हम जब लॉन्ग टर्म पे काम करना स्टार्ट करेंगे तो हमारी हैबिट रहेगी और उस समय हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हम स्टार्टिंग से काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से नेमिंग करना है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे और आपने ऐसा लिख दिया BTN प्ले, तो ये पता है आपको ग्रे लाइन दिखा देगा नीचे की तरफ और कहेगा कि टाइपो इन दिस वर्ड, जबकि आपकी स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं है। बस वो क्या बताना चाह रहा है आपको कि आपने इसको कैमल केस नहीं बनाया। तो आई होप आपको कैमल केस का आइडिया लग गया होगा। ठीक है, तो अब वापस आ जाते हैं कि सिंटेक्स की बात में। आईडी हमको इस तरीके से हेल्प करता है, हमको सारी चीजें बता देता है, सजेशंस बता देता है। प्रोग्रामिंग के अंदर अगर हमने कोई वार्निंग आ सकती है, आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, तो वो हमको आइडिया दे देता है। एरर है तो एरर का आइडिया दे देता है। एरर में भी दो तरीके से एरर दिखाता है। एक तो ऐसे अंडरलाइन आएगा, इसका मतलब कि यहाँ कुछ गलत किया है आपने, और एक पूरा ही जो आपने लिखा है, जैसे आपने बटन प्ले लिखा है, ठीक है, तो ये पूरा ही रेड हो जाएगा। इसका मतलब ये इसको पहचान ही नहीं पा रहा है, कांट आइडेंटिफाई। इसका मतलब ये है कि आप कोई ऐसी चीज ले रहे हो यहाँ पे लिखते वक्त जो आपने पहले उसको बताई नहीं कि मैं ये चीज को यूज में लूंगा, ये चीज है, या ऐसा कुछ आपने कुछ डिफाइन किया नहीं है। तो वो पूरे के पूरे चीज को अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा आपका कंपाइलर, तो पूरे ही पर्टिकुलर टेक्स्ट को रेड कर देगा। ठीक है, दैट मीन्स आपको ये आइडिया लग जाना चाहिए कि ये चीज, जैसे कल वाली क्लास में कलर, याद करो, कलर स्लैश पर्पल 200 मैंने डिलीट कर दिया था परसों वाली क्लास में। तो जब मैं रन कर रहा था तो मैंने पाया कि थीम के अंदर कहीं कलर पर्पल 200 यूज में आ रहा है, तो मैंने वहां तो उस दिन अपडेट कर दिया था और वहां पे आपने देखा होगा पूरा रेड कलर में आ गया। मतलब नीचे रेड लाइन नहीं थी। नीचे रेड लाइन का मतलब है कि ये उस चीज को आइडेंटिफाई तो कर रहा है लेकिन ये इसकी सुटेबल प्लेस नहीं है, यहाँ पे आप नहीं लगा सकते, या सिंटेक्टिकल कोई एरर है। लेकिन जब वो पूरी चीज को रेड कर दे, दैट मीन्स वो उसको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहा है कि आपने ऐसा कुछ बनाया भी है क्या जिसको मैं यूज कर सकूं, उसके नॉलेज में नहीं है, उसके कॉन्टेक्स्ट में ही नहीं है। तो इस तरीके से वो आपको आइडेंटिफाई करेगा। ये एक बेस्ट यूजेस होता है आईडी का। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन आईडी इस तरीके से भी आपको हेल्प करता है। हम नॉर्मली प्रोग्रामिंग जो करते हैं ना, वो हम एक नॉर्मल फाइल में क्रिएट करके हम कमांड
जो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट होता है ना, उसके थ्रू भी हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। जैसे कि आपने अगर जावा के प्रोग्राम्स लिखने हैं, कॉटलिन के प्रोग्राम्स लिखने हैं, तो आप डॉट जावा से डॉट कॉटलिन से फाइल को स्टोर करके उनको जावा सी की हेल्प से कंपाइल करके उनको एग्जीक्यूट करवा सकते हो डायरेक्टली कमांड प्रॉम्प्ट से भी। उसके लिए आपको एनवायरमेंट वेरिएबल सेटअप करना पड़ेगा, जेडीके डाउनलोड करना पड़ेगा, उसका बिन फोल्डर का रेफरेंस आपको एनवायरमेंट वेरिएबल में यूजर वेरिएबल्स के अंदर पाथ में डालना पड़ेगा। और ये बेसिकली जब एक प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं कोई भी केवल लैंग्वेज सीखने के लिए, तो वो ये कहते हैं कि अगर आपको सिंटेक्सेस याद रखना है या आपको इन चीजों का याद रखना है तो आप रॉ प्रोग्रामिंग करो। रॉ प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है कि एक टेक्स्ट फाइल ओपन करो, उसमें कोड लिखो, तो वहां पे सजेशंस नहीं मिलता है। तो आईडी के अंदर एक बेनिफिट और मिलता है कि आपको सजेशंस मिलेंगे। ये वाले सजेशंस नहीं, जो आपने लिख दिया उसके बाद जो सजेशन मिलेंगे वो अलग चीज है। वो सजेशन बता रहा है कि यहाँ पे इसको आप और शॉर्ट कर सकते हो, इसमें ये प्रॉब्लम है, या इसको और तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है, वो एक अलग सजेशन है। लेकिन जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं ना, तो एक ड्रॉप डाउन विंडो आ जाएगा मेरे पास में, तो जो ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं वहां पे जो आप लिख रहे हो उसके हिसाब से वो आपको डायरेक्टली उसका एक शॉर्टकट दे देगा। आपको सिर्फ एंटर मारना है या आपको अप एरो डाउन एरो की हेल्प से उस पर्टिकुलर ड्रॉप डाउन में जाना है और जो भी आपको चाहिए यहाँ पे एंटर कर देना है। जैसे कि मैंने बटन प्ले नाम से कोई चीज ले रखी है, तो मैं जैसे ही बीटी लिखूंगा ना, तो ही ऐसे सजेशन में मेरे पास में सारे बीटी हैं, बीटी से शुरू होने वाले सारी चीजें आ जाएगी। तो उसमें मेरे को बटन ये ऐसा दिख जाएगा, तो मैं ऐसे नीचे आके इसको सेलेक्ट करूंगा, एंटर मार दूंगा, एंटर मारते ये चीज यहाँ पे आ जाएगी। तो ये सजेशंस का वर्क होता है, तो ये हमको हेल्प करता है आईडी के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्रामिंग स्पीड थोड़ी बढ़ा देता है, हमको काफी ज्यादा हेल्प मिल जाता है। कोई अगर हमको कोई कीवर्ड याद नहीं आ रहा है, कोई पर्टिकुलर सिंटेक्स याद नहीं आ रहा है, तो हमको सजेशन से काफी ज्यादा हेल्प मिल जाती है। वापस आता है कि एक्चुअल में हम जो लिख रहे हैं वो क्या है, कोड है, जो कि एक्चुअल में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसको कौन समझता है, हमारा कंपाइलर समझता है। और कंपाइलर समझ के इसको क्या करता है, कंपाइल करता है एक बाइट कोड के अंदर। ये मैं स्टार्टिंग वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, एक बाइट कोड जनरेट होता है, क्योंकि डायरेक्टली तो हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे हमारी मशीन के ऊपर। तो ये बाइट कोड को रन टाइम में एग्जीक्यूट किया जाता है और आउटपुट जनरेट किया जाता है। ठीक है, अब इसमें दो चीजें आती है। जब हम कंपाइल कर रहे हैं तो एक एरर आएगी जिसको हम कहते हैं कंपाइल टाइम एरर, ये ध्यान रखना। हालांकि आईडी है तो आईडी आपको बता देगा अगर आप आईडी पे नहीं हो। ठीक है, जैसे मैं सपोज दैट मैंने एक प्रोग्राम बनाया और मैं आईडी से नहीं बनाया, मैंने सिर्फ एक टेक्स्ट फाइल बनाई, डॉट जावा में उसको स्टोर किया, और ये चीज मैं कर सकता हूँ। ठीक है, डॉट जावा या डॉट कॉटलिन में प्रोग्राम बना दिया मैंने, डॉट कॉटलिन में उसको मैंने कंपाइल करने की कोशिश करी। जब भी कंपाइल करने के लिए आपको जावा सी की जरूरत पड़ेगी, कंपाइल करते ही ये आपका एक बाइट कोड जनरेट कर देगा, यानी कि एक डॉट क्लास फाइल क्रिएट करता है ये रन टाइम में। ठीक है, अब जब ये कंपाइल कर रहा है और आपने कोई कंपाइलेशन एरर किया होगा, मतलब कि आपने कोड या सिंटेक्स में कोई एरर दी होगी, तो आईडी तो हमको पहले ही बता देता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आईडी तो है नहीं, तो हमारे यहाँ पे आएगा कंपाइल टाइम एरर, कि ये सिंटेक्स में एरर है, आप यहाँ पे ये कैसे ले पा रहे हो, ये चीज सिंटेक्टिकल पूरी रॉन्ग है। इसको कहते हैं सिंटेक्टिकल एरर, कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, इसको रिजॉल्व करो फिर ही हम इसको एग्जीक्यूट करवा पाएंगे, क्योंकि कंपाइल नहीं होगा तब तक एग्जीक्यूशन में कैसे जाएगा, तो ये फाइल क्रिएट नहीं होगी। जब ये फाइल क्रिएट हो गई तो इसको एग्जीक्यूट किया जाता है हमारे मेन, और आउटपुट जनरेट किया जाता है। अब जब ये आउटपुट जनरेट हो रहा है तो रन टाइम में कोई ऐसी एक्सेप्शन क्रिएट हो जाती है, इसको कहते हैं हम एक्सेप्शन। मतलब हमने जो कोड लिखा वो तो एकदम सही है, लेकिन रन टाइम में कुछ ऐसा हो गया, जैसे आप किसी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट थी आपको कोड के वक्त और वो रिसोर्स नहीं मिला, या आपने बोला कि यहाँ पे वैल्यू मिलेगी बट रन टाइम में वहां पे वैल्यू नल मिली, तो इसको कहते हैं नल पॉइंटर एक्सेप्शन। आपने बोला कि ये जो वेरिएबल है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक बताता हूँ कि एक ए है, इसके अंदर 5 पड़ा है, ठीक है, और 5 ऐसे पड़ा है, और हम इसको रन टाइम में कन्वर्ट करके कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसमें एडिशन परफॉर्म करे और हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा। ये तो रन टाइम में होगा, तो हम इसको टू इंट, एक फंक्शन होता है जिससे हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं। जावा के अंदर होता है इंट डॉट पार्स, जिससे कि हम इसको कन्वर्ट करते हैं। अब सपोज करो कि इसी ए में किसी ने गलती से ऐसे एसी कर दिया, तो रन टाइम में जो ये कोड है, कंपाइल टाइम में तो उसको पता नहीं चलेगा क्योंकि ये तो रन टाइम में मिलेगा। तो अब ये एसी आ गया, एसी को जब वो इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा ना, तो ये रन टाइम में आएगा। कंपाइल टाइम तो कोई एरर नहीं है, क्योंकि यूजर से वैल्यू मिलेगी तब पता चलेगा कि वैल्यू कैसी मिली है, तो हमको वो चेक्स लगाने पड़ेंगे, बट अभी हमने कोई चेक नहीं लगाया है। तो यहाँ पे एसी मिला, एसी को जब इंटीजर में कन्वर्ट किया जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगी एक्सेप्शन, कि यार भाई साहब ये क्या कर रहे हो, एसी है, इंटीजर में अगर आपको लाना है तो रेडिक्स नंबर 0 से 9 के बीच में होता है, तो ये इनवैलिड रेडिक्स नंबर का एरर आ जाएगा और ए पे आके अटक जाएगा, वो नहीं कन्वर्ट कर सकता है इसको इंटीजर में, और आपको क्या कर देगा, एक एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। एक्सेप्शन थ्रो कर दिया, आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। अगर ऐप चला रहे हो तो ऐप क्रैश हो जाएगी। इस एक्सेप्शन को हम हैंडल करते हैं और इसी को कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, अब कुछ एक्सेप्शन तो हमको पता लग गया कि यार ये वाली चीज तो हमको पता लग गई,
कि यहाँ पे इस वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैं हैंडल कर लूंगा कि मैं इसको इंटीजर ही देने का ऑप्शन दूं, स्ट्रिंग देने का ऑप्शन ही ना दूं, मैं इसको QWERTY कीपैड से ओपनिंग ना करवाऊं, या मैं इसको अल्फाबेट देने का ऑप्शन ही ना दूं, या अगर दे भी दूं तो मैं चेक करवा लूं कि अल्फाबेट्स है कि नहीं है, और अल्फाबेट्स नहीं है तो ही हम इंटीजर में पास करें, नहीं तो कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, तो ये मैं पहले से भी चेक लगा सकता हूँ, इसके अंदर हम इफ एल्स को भी यूज कर सकते हैं, और इसके अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर हम ट्राई कैच फाइनल को भी यूज कर सकते हैं। These are called runtime errors and these are raised by exceptions। तो exceptions आएगी, exception का मतलब ही क्या होता है कि अभी जो मौसम चल रहा है बाहर, बारिश का हो ही नहीं सकता, ठीक है, लेकिन यू नेवर नो, आप बाहर गए और बारिश हो गई, ठीक है, अनटिल अनलेस अभी आप मुंबई में या उस साइड में एरिया, कोस्टल एरिया के आसपास हो तो एक अलग बात है, पर जैसे मैं जोधपुर में रहता हूँ, अभी कोई चांस नहीं कि बारिश हो, और मेरे पास में वेदर का ऐप भी नहीं है सपोज दैट, ठीक है, और मेरे को पता है इस टाइम तो बारिश नहीं होती है, और मैं बाहर गया और मौसम बना और बारिश हो गई, तो ये एक्सेप्शन है ना, ये मैं इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं था ना, मैंने सोचा कि ऐसा हो सकता है, तो अब हमको एरर पता लग गई कि ऐसा भी हो सकता है, तो उसके लिए हमको पहले से हैंडल करना पड़ेगा हमारे कोड के अंदर, ताकि ऐसा कुछ सिनेरियो क्रिएट होता है तो ये उसको हैंडल कर सके। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया। ठीक है, तो ये रन टाइम एरर्स होंगी और ये आपकी कंपाइल टाइम एरर्स होगी। तो आप रन कर रहे हो उससे पहले आपको कंपाइल टाइम एरर्स रिजॉल्व करनी होगी, और रन टाइम जो एरर्स आएगी उनको आपको डिबगिंग करके ही पता चल पाएगा कि जब हम ऐप को रन करेंगे, जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, तो हमको पता चलेगा क्या एक्सेप्शन आ रही है और इसको एक्सेप्शन किस तरीके से रिजॉल्व करना है, और इसका पूरा आपको ना लॉग मिल जाएगा, पूरा का पूरा। मतलब ये हमको एक बहुत अच्छी चीज मिलती है कि एरर आ गई ना तो एरर का लॉग मिल जाता है अपन को कि एरर क्यों आया है, उसकी नॉलेज में ही एरर क्यों आया, उसको कहाँ दिक्कत आई कि जिस वजह से उसने प्रॉब्लम क्रिएट करी और आपके प्रोग्राम को रोक दिया, तो उसने बताया देखो मैं यहाँ जाके अटक गया था और ये प्रॉब्लम आई थी मेरे को, तो आप इसको रिजॉल्व करके दे दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको पता लग गया कि भाई इसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको हमने रिजॉल्व करके रिवाइज्ड कोड दिया, तो वो चीज एग्जीक्यूट हो गई। तो इस तरीके से एक प्रोग्रामिंग, किसी भी फील्ड में चले जाओ आप, इस तरीके से सारे प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, चाहे लैंग्वेज अलग हो, बट दीज आर द मेन कंपोनेंट्स विच आर वर्किंग बिहाइंड द सीन। ठीक है, अब आ जाते हैं कि जो हमारे बेसिक, यस चयन। सर कॉटलिन जो है वो मतलब इज इट इंटरप्रेटेड लैंग्वेज और कंपाइल्ड लैंग्वेज और बोथ, लाइक यू नो, कंपाइल्ड जिट यूज करता है सर, मतलब ये नहीं, जिट का अभी इसमें एक रेफरेंस आया है, जिट का कॉन्सेप्ट जो है जस्ट इन टाइम इंटरप्रेटर, जस्ट इन टाइम कंपाइलर जो होता है हमारा, वो ये यूज नहीं कर पाता है। अभी इस पे वर्क किया जा रहा है कि भाई हम हॉट रीलोड, हॉट रीस्टार्ट का फीचर दे पाए एंड्रॉइड के अंदर, तो वो बहुत अर्ली स्टेज में है। आप ऊपर देखोगे एक हॉट रीस्टार्ट का एक फीचर आने लग गया है, बट वो इतना इफेक्टिव नहीं है। उसमें हॉट रीस्टार्ट नहीं, तो उसमें अप्लाई चेंजेस होता है। तो अप्लाई चेंजेस में वो क्या करता है, इंस्टेंटली आपके जो पेज है उसी को वापस से पूरा कंपाइल करता है और फिर उसको रन करता है। बट वो नहीं है कि लाइन बाय लाइन कंपाइल करेगा, जैसे इंटरप्रेटर का होता है ना, लाइन बाय लाइन कोड को कंपाइल किया। ये चीज आपको रिएक्टिव फ्रेमवर्क में मिल जाएगी। जैसे अगर आप फ्लटर को यूज करते हो तो वहां पे दो ऑप्शन होता है, AOT एंड JIT। AOT इज अहेड ऑफ टाइम एंड JIT इज जस्ट इन टाइम। अहेड ऑफ टाइम का मतलब क्या हो गया कि भाई पहले सारा कोड कंपाइल होगा फिर एग्जीक्यूट होगा, और जस्ट इन टाइम क्या हुआ, लाइन बाय लाइन जो कोड है वो जैसे एग्जीक्यूट होगा। जैसे आपकी पाइथन लैंग्वेज है, आपके 3 लाइन का कोड लिख दिया आपने, और इस तीसरे लाइन में आपकी कंपाइलेशन एरर है, ठीक है, तो ये दो लाइन तो एग्जीक्यूट होगी ही होगी। अगर आपका इंटरप्रेटर है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, और तीसरी लाइन पे कंपाइलेशन एरर आके ये क्रॉस कर देगा, ये एरर थ्रो कर देगा। जो कंपाइलर करता है वो क्या करता है, पूरी लाइन बाय लाइन सारी कोड को कंपाइल करता है और फिर एग्जीक्यूट में देता है। तो अगर आपकी लास्ट लाइन पे भी एरर है तो इसके ऊपर की कोई भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो ये सपोर्ट अभी नहीं है, बट इस पे वर्क किया जा रहा है। तो आपको मिल सकता है जेटपैक कंपोज में ये ऑप्शन मिल सकता है। तो इस पे वर्क किया जा रहा है क्योंकि कॉटलिन को मल्टी प्लेटफॉर्म भी बनाया जा रहा है। तो कॉटलिन इज वर्किंग ऑन, मतलब एंड्रॉइड इज वर्किंग ऑन कॉटलिन टू मेक मल्टी प्लेटफॉर्म, ताकि हम क्रॉस प्रोडक्ट क्रिएट कर सके। और इनिशियल लेवल पे ही स्टार्ट हो गया है, बट इतना सपोर्ट नहीं है इनिशियली, और स्टेबल भी नहीं है कि हम इसको डायरेक्टली यूज कर पाए। बट वी कैन इन फ्यूचर वी कैन थिंक ऑफ कि कॉटलिन को हम मल्टी प्लेटफॉर्म के तरीके से सोच सकते हैं कि हम एक कंपाइलर, मतलब एक कॉटलिन का कोड लिखे जो सारे प्लेटफॉर्म पे रन कर सके, और उसके लिए वो इसमें जल्द से जल्द ये कॉन्सेप्ट जरूर लाएंगे। ठीक है, ओके ओके सर, वन मोर थिंग, लाइक यू नो, ये मल्टी थ्रेडेड है ना, कॉटलिन इज मल्टी हाँ थ्रेडेड? हाँ, मल्टी थ्रेडेड है। ओके, मतलब आप पैरेलल मल्टीपल प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हो। इसके लिए हम कॉटलिन के अंदर कोर रूटीन्स को समझेंगे। कोर रूटीन से ये काम बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए, असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग करना। ठीक है, तो अब आ जाते हैं वापस मेन चीज पे। तो जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं प्रोग्रामिंग बेसिक्स के अंदर, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ऊप कॉन्सेप्ट। ऊप इज
डायरेक्टली बेस्ड ऑन DRI है। ये मैं स्टार्टिंग में बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डोंट रिपीट योरसेल्फ। मतलब एक बार अगर आपने कोड लिख दिया है तो आपको इस तरीके से उसको यूटिलाइज करना है, रीयूटिलाइज करना है, ताकि आपको बार बार लिखना ना पड़े, बस बार बार उसको एग्जीक्यूट करवाना पड़े। ठीक है, मतलब आपको बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े, एक बार लिखो और 10 बार 20 बार जितनी चाहो उतनी बार उसको एग्जीक्यूट करवाओ, उतनी बार उसको इंप्लीमेंट करवाओ। तो इस पे हमको सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज मिलती है वो होता है ऊप्स कॉन्सेप्ट। मल्टीपल कॉन्सेप्ट होते हैं इसलिए ऊप्स आ जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इसके लिए हमको समझना होता है कि जहां पे भी ऊप्स कॉन्सेप्ट होंगे वहां पे आपको एक कीवर्ड मिलेगा क्लास एंड एक कीवर्ड मिलेगा ऑब्जेक्ट। इन चीजों को आपको समझना है, ये क्या है। अगर ये आपने समझ लिया ना तो बहुत अच्छे से आप प्रोग्रामिंग कर पाओगे ऊप्स कॉन्सेप्ट के अंदर। समझना इस चीज को बहुत अच्छे से। आज आपके रियल लाइफ एंटिटी के अंदर आप जहां बैठे हो, जहां पे आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, सब कुछ एक ऑब्जेक्ट है। सच में आप खुद से देखो, सब कुछ एक ऑब्जेक्ट है। कोई चीज ऐसी नहीं है जो दूसरे के पास नहीं हो सकती, हो सकती है। जैसे मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन अपने आप में एक स्मार्टफोन है, क्या है, क्लास है। और जो आपको डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल फोन दिखते हैं, जैसे मैं मोबाइल फोन यूज कर रहा हूँ सैमसंग का, आप यूज कर रहे होंगे आईफोन, आप यूज कर रहे हो कोई और, फंक्शनैलिटी बेसिकली एक जैसी है। अंदर कुछ और डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं उस फोन के, लेकिन अगर एक में कंप्लीट आइडिया देखूं तो वो एक ही चीज है। मोबाइल को अगर हम देखें तो यूनिवर्सली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं मोबाइल से। बस उसमें अलग अलग फोन्स के मॉडल होंगे, अलग अलग ओएस होंगे, अलग अलग उसके फीचर्स होंगे, बट अगर हम देखें तो वो एक ही टर्म के अंदर आता है, एक ही रेंज में आता है, वो है मोबाइल फोन या स्मार्टफोन। ऐसे ही अब आप कार को देख सकते हो, तो कार है, आपकी रियल लाइफ में कार दिखती है, तो कार अपने आप में एक एंटिटी है। और उसके अलग अलग आप मार्केट में ना ऑब्जेक्ट्स पाओगे। जैसे कोई मर्सिडीज चला रहा है, कोई BMW चला रहा है, कोई ड्राइवर चला रहा है, कोई मारुति कार चला रहा है। तो ये सब ना कार के ही पार्ट है, मतलब एक कार के अंडर ये सारी कैटेगरीज है, और डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स के साथ ये मार्केट में आ चुके हैं। ऐसे ही अगर एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं तो बेस्ट एग्जांपल है, आप सभी भी क्रिएटर में बिलीव करते हो ना, गॉड में नहीं, गॉड में या क्रिएटर में या स्पिरिचुअली बिलीव नहीं करते, तो क्रिएटर तो है, एक क्रिएटर है जिसने इस दुनिया को क्रिएट किया है। ठीक है, तो उसने ह्यूमन को भी क्रिएट किया होगा। तो आप देखना, आप ह्यूमन बींग्स में ना आप एक सिमिलरिटी पाओगे, इसमें मेल है, फीमेल है, बट आप इन सब में ओवरऑल देखोगे ना तो सब स्पीशीज एक जैसी है। बस अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से एक्ट करती है, अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है, अलग अलग तरीके से उनके एट्रीब्यूट्स हैं। किसी का विजन अलग है, किसी का गोल अलग है, किसी का काम अलग है, डे टू डे लाइफ उसका मिशन अलग है, थ्रू आउट द लाइफ स्पैन उसका अलग है। लेकिन अगर हम देखें तो डेली बेसिस पे उसका इन एंड आउट, अगर आप ऊपर से पिक्चर देखो तो सब कुछ एक ही तरह से काम करते हैं, एक ही तरह से फंक्शन करते हैं। तो आप सोचो कि जिस जो गॉड है, उस जैसे कोई एक बंदा पैदा होता है, एक बच्चा पैदा होता है, ठीक है, समवन टेक्स अ बर्थ, किसी ने बर्थ लिया, एक ह्यूमन ने, ठीक है, ह्यूमन बींग। अभी मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ फीमेल है कि मेल है, बट एक ह्यूमन बींग ने बर्थ लिया, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, ह्यूमन बींग क्रिएट हुआ। समझते हैं हमें ये क्या ऑब्जेक्ट है, लिविंग बींग है तो हम उसको ऑब्जेक्ट नहीं ले सकते, बट अभी मैं आपको एक ऐसी हाइपोथेटिकल चीज बता रहा हूँ जिससे कि आप उसको रिलेट कर पाओ। तो ह्यूमन बींग क्रिएट हुआ, आप सोचो कि कोई यहाँ पे एक मशीन हो, ठीक है, मशीन हम जिसको कह सकते हैं क्रिएटर, जो क्रिएट कर रहा है, ठीक है। जो दुनिया में आप देखते हो कितनी बर्थ रेट है, तो हर सेकंड में मल्टीपल लोग, मल्टीपल बच्चे जन्म ले रहे हैं, ठीक है, तो मल्टीपल क्रिएशंस हो रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल क्रिएट, ये इंस्टेंसेस क्रिएट हो रहे हैं। सपोज करो कि जितनी भी बर्ड्स हो रही है, जो क्रिएटर है वो हर एक को डिजाइन कर रहा है, हर एक को बना रहा है, हर एक को बर्थ दे रहा है, ठीक है, और ह्यूमन बींग क्रिएट कर रहा है। अब अगर हम लॉजिकली सोचे तो ये काम को हम आसान कर सकते हैं कि भाई हम जो इंसान को क्रिएट कर रहे हैं उस इंसान में कॉमन फीचर्स होंगे ना। आप देखो हर इंसान में कॉमन फीचर होता है, आपके पास भी 2 आंख है, सबके पास 2 आंख है, आपके पास भी एक नाक है, सबके पास भी एक नाक है। मतलब मैं ह्यूमन बींग की कैटेगरी में बात कर रहा हूँ, ठीक है। चाहे आप मेल को ले लो, चाहे आप फीमेल को ले लो, चाहे आप लिविंग बींग में किसी और एनिमल स्पीशीज को ले लो, तो उनका ना एक उन्होंने क्या किया, क्लास क्रिएट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इस तरीके से। तो हमने क्या किया, एक मेल क्लास क्रिएट कर दी, एक क्लास क्रिएट करी हमने फीमेल की, ठीक है, एक ऐसी क्लास क्रिएट करी एनिमल की, स्पीशीज की, ठीक है। अब जो क्रिएटर है ना उसको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि उसको मेल में क्या क्या चीजें चाहिए। जो मेल में चीजें चाहिए थी वो मेल में उन्होंने डिफाइन कर रखी, कहाँ, क्लास के अंदर। उनके जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, मेंबर्स हैं, वो सारी चीजें उन्होंने डिफाइन कर रखी यहाँ पे, और उनके जो भी फंक्शनैलिटीज है, फीचर्स हैं, वो भी यहाँ इस पर्टिकुलर मेल में डिफाइन कर दी गई है, ठीक है। अब जब भी उनको एक
ह्यूमन को क्रिएट करना है ऑफ टाइप मेल, तो वो क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, दे क्रिएट जस्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ मेल। तो इससे क्या फायदा हुआ, इससे ये फायदा हुआ कि मेल को बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे ही सेम आप समझना कि जैसे फीमेल है तो फीमेल का बर्थ हुआ तो एक ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग की कैटेगरी में एक ऑब्जेक्ट ऑफ क्या क्रिएट हुआ, ऑब्जेक्ट ऑफ फीमेल क्रिएट हुआ। तो फीमेल की जो डेफिनेशंस होती है, फीमेल की जो मेन फंक्शनैलिटीज होती है वो डिफाइंड है क्लास के अंदर। उन्होंने सिर्फ क्या किया, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसको हम इंटरनली कहते हैं इंस्टेंस क्रिएट किया। जैसे कि आज हर एक जगह पे आप देख लो, हर एक चीज एक किसी ना किसी चीज का इंस्टेंस है या एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आगे इन पर्टिकुलर चीजों का आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा कि जब हम डे टू डे लाइफ प्रोग्रामिंग करेंगे तो इंस्टेंस किसे कहते हैं और ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है। ठीक है, आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल रहा होगा और ये सब जगह मिलता है आपको। कार है, जैसे मैं एक और चीज बताता हूँ, फ्रूट है। ठीक है, फ्रूट एक क्या हो गई, क्लास हो गई, फ्रूट इज अ क्लास। तो ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, एप्पल, बनाना। समझ पा रहे हो? हाँ, क्योंकि यार इनकी अलग अलग फीचर्स हैं लेकिन ये कैटेगरी किस में आ रहे हैं, फ्रूट्स की कैटेगरी में आ रहे हैं। तो फ्रूट्स के कॉमन जो रोल्स होते हैं, जॉब्स होते हैं, वो उनको असाइंड है। उसके अलावा वो अपनी कुछ फंक्शनैलिटीज ला रहे हैं। एप्पल अपनी कुछ अलग चीज ला रहा है, बनाना कुछ अपनी अलग चीज ला रहा है, वाटरमेलन कुछ अपनी अलग चीज ला रहा है, वाटरमेलन। समझ पा रहे हो? ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स हैं। ऐसे ही मैं अगर देखूं तो कार की अगर हम जाएं तो कार में भी आप पाओगे कार है। ठीक है, और ये हो गया हमारा क्लास। तो अगर आप देखोगे तो मारुति 800, ठीक है, ऑडी Q7, BMW, ठीक है, मर्सिडीज बैंज, ये सब क्या है, इसके ऑब्जेक्ट्स हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो इनमें कॉमन क्या है, इनमें एक कार वाली फंक्शनैलिटी, कार वाली जो फीचर है वो कॉमन है। चार चक्के होंगे, ठीक है, स्टेयरिंग होगा, मेन जो बेसिक लॉजिक है वो सेम होगा। कार को डिफाइन करने का एक अलग से दिमाग नहीं लगाया उन्होंने, उनको पता है कि हम कार का एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। फिर उन्होंने क्या किया होगा, मारुति 800 का एक इंस्टेंस क्रिएट किया होगा। अब मारुति 800 अपने आप में क्या है, अपनी एक फीचर्स लेके आ रही है। अब आप समझो, इसी के अंदर मैं एक और डिटेल में समझाता हूँ आपको। जैसे मारुति 800 है या चलो ऑडी Q7 है, इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। अब जो भी बंदा आया उसने बोला कि यार मेरे को ये चाहिए, कोई एक और बंदा आया उसने भी कहा मेरे को भी चाहिए, कोई चौथा बंदा आया उसने कहा मेरे को भी चाहिए। तो ऐसे चार बंदे आए, ठीक है, मेरे को चाहिए तो ऑडी Q7 ही, लेकिन इसको चाहिए व्हाइट कलर में, इसको चाहिए येलो कलर में, इसको चाहिए मैजेंटा कलर में, इसको चाहिए ब्लैक कलर में। ठीक है, और भी इनके फीचर्स हैं जो ये अलग अलग कस्टमाइज करना चाहते हैं। तो अब क्या हुआ, उन्होंने क्या कर रखा है, ऑडी Q7 की एक क्लास बना रखी है जो एक्चुअल में कहां से आई है, कार क्लास से आई है। अब इस क्लास को भी इन्होंने क्या कर रखा है, अपने डिफरेंट रोल्स के लिए, अपने डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के लिए उनके अंदर एक चीज होती है। जब हम किसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वहां होता है कंस्ट्रक्टर। एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। जैसे जब हम क्लास लिखते हैं तो दिस इज हाउ वी क्रिएट अ क्लास। क्लास का कीवर्ड आएगा, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में आता है क्लास नेम, यहाँ पे आपको क्लास का नाम रखना होगा, एंड देन कर्ली ब्रेकेट ऑन एंड कर्ली ब्रेकेट क्लोज। इसको कहते हैं हम स्कोप रिजोल्यूशन। ठीक है, दिस इज द स्कोप ऑफ द क्लास। इसके अंदर जो भी लिखा जाएगा वो क्लास का कंपोनेंट होगा, ठीक है, क्लास का मेंबर होगा। अब मेंबर्स कौन कौन से होते हैं वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। अब यहाँ पे हमने बोल दिया ये क्लास है मारुति 800। ठीक है, अभी हम बहुत ही बेसिक समझ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि मारुति 800 में हमने जो भी फंक्शनैलिटीज देनी थी वो इस पूरी क्लास में डिफाइन कर दी, लेकिन हमको एक वो सारे फीचर्स को डिफरेंशिएट करना है कि भाई ऑब्जेक्ट तो क्रिएट करना है। चारों ने बोला कि भाई हमको अलग अलग मारुति 800 चाहिए, तो मतलब हम मारुति 800 अलग अलग नहीं बनाएंगे, इनको एक चार इंस्टेंस अलग अलग क्रिएट, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे देंगे इसमें से। लेकिन एक सेकेंड ना,
ठीक है। तो मारुति 800 हमने बनाई, और अब हम चाहते हैं कि यार इसके अंदर सारे फीचर्स डिफाइंड है, कलर चेंज करना है, अंदर की फंक्शनैलिटी के अंदर के इंटीरियर को चेंज करना है, आउटर के इंटीरियर को चेंज करना है, सारी फंक्शनैलिटीज हमने इसमें डिफाइन कर रखी है। अब हमको चाहिए कि जब भी इसका इंस्टेंस क्रिएट हो तो उसका एक कॉपी क्रिएट हो, मतलब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, लेकिन उसके हिसाब से क्रिएट हो। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जब भी आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। पहले तो आगे आपको न्यू लगाना पड़ता था, अब न्यू हट गया है, बट पहले मैं आपको बहुत ही बेसिक समझा रहा हूँ। तो न्यू मतलब एक नया, ठीक है, एंड फिर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको ये चीज अच्छे से याद रहे। तो मारुति 800, और पीछे लग जाता है ये ऐसे, एंड अगर हमारा जावा है या कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो सेमीकोलन आएगा। तो यहाँ हमने क्या किया, एक मारुति 800 का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब इसको भी चाहिए होगा तो ऐसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ऐसे भी करेंगे। चार जगह हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए, तो ऐसे मारुति 800 के 4 ऑब्जेक्ट अलग अलग आ गए। बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कुछ भी नहीं है। तो डिफरेंस लाने के लिए ये जो आप पीछे ब्रैकेट देख रहे हो ना, ये होता है मेथड इन्वोकेशन। आगे आपको समझ में आएगा फंक्शन क्या होता है, बट अभी आप एक बेसिक समझ लो कि फंक्शन के अंदर जाने से पहले हमारी क्लास में जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। नाम से समझ में आ रहा है, जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो कंस्ट्रक्टर विल क्रिएट दैट ऑब्जेक्ट, एंड वो एक स्पेशल फंक्शन होता है जो कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, वो आपके सेम क्लास के नेम से बनता है। जो क्लास का नाम है उसी नाम से बनेगा, मारुति 800, और ये ओपन ये क्लोज, ये आपका कंस्ट्रक्टर होता है। इसको हम कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसको भी हम डिटेल में समझेंगे, एंड इस तरीके से हम नहीं करते कॉटलिन के अंदर। ये बहुत बेसिक समझा रहा हूँ, कॉटलिन में यहीं पे आ जाता है कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो ये हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। इसको लिखे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लिखो चाहे मत लिखो, ठीक है। ये डिफॉल्ट होता है, ये बाय डिफॉल्ट क्लास क्रिएट हुआ है तो होगा, ठीक है। अब समझते हैं कि ये क्यों बनाया आपने, यहाँ पे क्यों क्या बताना क्या चाहते हो। मैं चाहता हूँ कि यार अभी मेरे को एक चीज दिमाग में आए कि सबको अलग अलग कलर्स चाहिए, ठीक है, एंड आई वांट कि ऑब्जेक्ट एक का ही क्रिएट हो लेकिन डिफरेंशिएशन हो, कि भाई कलर में डिफरेंशिएशन हो जाए, ठीक है। तो उसके केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे मारुति 800, और आगे से मैं ना क्या मंगाऊंगा, इंट कलर मंगा लूंगा। अब यहाँ पे हम उसको असाइन करेंगे ताकि हम इसको यूज कर सके। तो यहाँ पे हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। एक बेसिक आइडियोलॉजी समझो आप, यहाँ पे इंट कलर, फिर हम इसके अंदर करते हैं दिस डॉट कलर इक्वल्स टू कलर। ये क्या किया समझाता हूँ। ये हमारा मेंबर फंक्शन है जिसमें हमने कलर को डिफाइन करना है। जैसे इस क्लास का इंस्टेंस क्रिएट हुआ तो एक कॉपी क्रिएट हुई तो उसमें मैं कलर असाइन करना चाहता हूँ, भाई इन भाई साहब को चाहिए व्हाइट कलर में, तो अब यहाँ पे हमको व्हाइट देना पड़ेगा। तो ये व्हाइट कहाँ असाइन होगा, यहाँ पे, ठीक है। अब ये व्हाइट कहाँ असाइन होगा, इस पर्टिकुलर रेफरेंस में, ताकि हमने यहाँ पे कोई भी कलर के रिगार्डिंग कोई फीचर को यूज कर रखा है तो वो जब इनिशिएट होगा तो ऑटोमेटिकली उसको एक कलर मिलेगा कि भाई इस कलर की गाड़ी को डिलीवर करना है। कोई दूसरा बंदा आया तो उसने बोला कि यार मेरे को तो यही सेम चीज चाहिए मैजेंटा कलर में, तो वो साथ में क्या भेजेगा, मैजेंटा कलर भेजेगा, मैजेंटा ब्रैकेट में, ठीक है। तो मैजेंटा कलर ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा फिर से, और अब जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ विद द कलर मैजेंटा क्रिएट हुआ। तो कंस्ट्रक्टर क्या करता है कि जब भी हम कोई क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, क्योंकि मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जा सकते हैं, उनमें हमको फिल्टर लगाना है, उनमें हमको डिफरेंशिएशन लाना है, उनमें हमको डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स भेजने हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर को यूज करते हैं। तो आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखो फंक्शन जो भी अपन ने देखा है, फंक्शन को भी हम डिटेल में समझेंगे, वेरिएबल्स को भी डिटेल में समझेंगे। ये वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, इनको भी हम समझेंगे। बट ओवर एंड ऑल पहले हमको क्या समझना होता है, ऑब्जेक्ट समझना होता है कि ऑब्जेक्ट क्लासेस का क्या रोल होता है। इवन जब भी आप कोई चीज को लोगे, मतलब कोई भी चीज आप प्रोजेक्ट में बना रहे हो, तो सब की सब आपको क्या करना होगा, वहां पे सबका सब एक ऑब्जेक्ट क्रिएशन होगा। आप कोई भी चीज को स्टोर करवा रहे हो, कोई भी चीज को आगे के लिए यूज कर रहे हो अपने प्रोग्राम के अंदर, तो उसको कहीं ना कहीं स्टोर करवाओगे। तो स्टोर करवा रहे हो तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, उस ऑब्जेक्ट में उस टाइप के डेटा को स्टोर करना पड़ेगा। जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं आपको। अब ये समझने के लिए आपको पहले अपन समझते हैं वेरिएबल को। तो आपको एक वापस मैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स पे आऊंगा। वेरिएबल क्या होता है, देखो वेरिएबल के 2 रूल्स होते हैं, एक तो वो वेरी करता है एंड एक स्टोर करता है। किसको, वैल्यू को स्टोर करता है। ऑब्वियसली वेरिएबल है तो एक वैल्यू को स्टोर करेगा, एंड उसकी जो वैल्यू होगी वो वेरी हो सकती है, चेंज की जा सकती है, इट कैन बी चेंज। वेरिएबल मींस चेंजिंग, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो हमको टाइप डिफाइन करना पड़ता है। यहाँ पे आता है तीसरा पार्ट विच इज टाइप, कि भाई आप यहाँ पे वैल्यू तो स्टोर करोगे लेकिन जो वैल्यू होगी वो किस टाइप की होगी, विच टाइप। तो यहाँ पे डिफाइन होता है आपका फिर से
क्लास, कि भाई यार मतलब जिस क्लास का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो उसको स्टोर करने के लिए उस टाइप के वेरिएबल को आपको क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे इसको बहुत ही अच्छे से एग्जांपल से समझना कि नोट 10 का अगर आपने फोन लिया है तो अब नोट 10 को स्टोर करने के लिए आपको नोट 10 का कवर लेना पड़ेगा, समझ पा रहे हो? कोई दूसरा कवर उसमें सुटेबल नहीं होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नोट 10 के कवर को सर्च करना पड़ेगा, उसका नोट 10 का कवर लाना पड़ेगा और फिर उसको उसमें एडजस्ट करना पड़ेगा, उसी में वो स्टोर होगा। तो वैसे ही जब हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो हमारा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम किस टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। हम जिस टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं हमको उसी टाइप का वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, और इसी में यूजर डिफाइंड टाइप्स आते हैं और प्री डिफाइंड टाइप्स आते हैं। और मोस्टली इस केसेस में जो आपको बाय डिफॉल्ट मिलते हैं वो डेटा टाइप्स होते हैं, जो एक्चुअल में डेटा को स्टोर करवा रहे होंगे। जैसे कि समझते हैं हम इनको। अब ये जो कॉमन डेटा टाइप्स होते हैं वो क्या होता है, ये भी एक तरह से प्री डिफाइंड क्लास है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, जो पहले से डिफाइंड है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कि आपको इस टाइप के डेटा की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। जैसे कि एक इंट क्लास क्रिएटेड है जो क्या करती है, इंटीजर वैल्यू को स्टोर करती है, इंटीजर वैल्यू के टाइप को स्टोर करती है, जो उसको आइडेंटिफाई करती है, जो कौन से होंगे 0 से 9 के बीच में। ऐसे टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए हम इंटीजर को यूज करेंगे, तो इंट लगाएंगे अपन। कॉटलिन में ये होता है आई कैपिटल, ऐसे इंट होता है। नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आप देखोगे आई स्मॉल होता है, बट कॉटलिन में आपको कैपिटल आई से मिलेगा। ठीक है, थोड़े थोड़े डिफरेंशिएशंस हैं हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, तो वो मैं आपको साथ साथ लेते चलूंगा। और मैं साथ साथ ना आपको प्रोग्रामिंग जब कॉटलिन में करवा रहा हूँ ना, साथ साथ मैं आपको कंपेयर भी करवाऊंगा जावा से, कि हम कॉटलिन में इस तरीके से करते हैं लेकिन अगर हम देखें तो जावा में इस तरीके से करते थे। उसका रीजन क्या है, आपको कई सारे सपोर्ट जो मार्केट में मिलेगा, नेट पे मिलेगा, वो कई बार हो सकता है कि जावा में मिले, तो आपको एक जावा का भी ब्रीफ आइडिया हो जाए कि जावा में किस तरीके का सिंटेक्स होता है और कॉटलिन में किस तरीके का सिंटेक्स होता है, ताकि आप उनको कंपेयर करवा सको। कभी आपके पास में जावा का कोड आ जाए, उसको कॉटलिन में कन्वर्ट करना हो तो आप आसानी से कर सकते हो। और एक और चीज बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक है, आपके एंड्रॉइड स्टूडियो में भी ये ऑप्शन होता है। आप जैसे ही आप कोई कॉटलिन प्रोजेक्ट है उसके अंदर जावा का कोड पेस्ट करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली पॉपअप आएगा, वो रेक्टिफाई कर लेगा कि यार ये तो जावा का कोड है, क्या आप इसको कॉटलिन में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो जैसे ही आप कन्वर्ट करोगे ना, और एक शॉर्टकट भी होता है कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट के, अगर उसने आइडेंटिफाई नहीं किया है तो कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट के करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो कॉटलिन में कन्वर्ट कर देगा आपके पूरे जावा के कोड को। बट कई कई जगह ऐसी होगी जहां पे आपको ये प्रॉब्लम आएगी कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स कोड लिखा हुआ होगा, तो उसमें वो कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, उसमें वो रेड लाइन आ जाएगी कॉटलिन के अंदर, तो आपको मैनुअली करना पड़ेगा। और साथ साथ में हम डिफरेंस भी देखेंगे अभी। ठीक है, अभी मैं बहुत ही बेस प्रोग्रामिंग पे हूँ, कॉटलिन पे अभी नहीं आया हूँ। ठीक है, मैं साथ साथ में आपको सिर्फ एक आइडिया देके बता रहा हूँ, क्योंकि आज वाला जो मोटिव है वो मेरा सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको ऊप्स का जो मेन बेसिक फंडा है वो है क्लास और ऑब्जेक्ट, विच इज कि हमको हमारे प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में जब भी हम प्रोग्राम लिख रहे हैं कभी भी अपने आप को रिपीट करने से बचना है, बॉयलर प्लेट कोड नहीं लिखना है, रिडंडेंसी को कम से कम करना है। तो उसके लिए हम ऊप्स कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, और उसको ऊप्स कॉन्सेप्ट के बहुत सारे फीचर्स हैं। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला चीज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। का मतलब ही क्या हुआ, सब कुछ ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द है, सब कुछ ऑब्जेक्ट ही है। ठीक है, तो वो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि एक्चुअल में ये सारी चीजें हो क्या रही है। तो हम जब वेरिएबल क्रिएट करते हैं, क्यों करते हैं, कि हमारे प्रोग्राम में आगे इसकी जरूरत पड़ेगी, तो हम उसको याद नहीं रख सकते, हमारा कंपाइलर उसको याद नहीं कर सकता, तो उसको एक मेमोरी एलोकेशन करना पड़ेगा, ताकि हम उसको एक वेरिएबल मतलब एक जगह पे स्टोर करके रख दें। कभी भी हमको जरूरत पड़े उस पर्टिकुलर वैल्यू की, तो हम उसके वेरिएबल को कॉल करें तो अपनी वो वैल्यू लेके आ जाएगा, और हमारा जो काम करना है वो हम एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम वेरिएबल्स को बनाते हैं। वेरिएबल्स की जब बात आई, तो वेरिएबल्स को जब हम क्रिएट कर रहे हैं तो वहां पे क्या होता है कि भाई वेरिएबल ने कहा कि आपको अगर कोई वैल्यू स्टोर करानी है तो वैल्यू का टाइप डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई आप किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करवाओगे। ठीक है, बिल्कुल सही। और ये टाइप भी कौन सा है, इनडायरेक्टली क्लास है, जो हमने या तो पहले से डिफाइन कर रखी होगी मार्केट में, जिसको हम प्रोग्रामिंग को यूज कर रहे हैं, उसमें प्री डिफाइंड कुछ टाइप्स होंगे जो मोस्टली क्या होता है, डेटा टाइप्स होते हैं। और कुछ होता है कि भाई यार मेरे को कोई मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाना है, जैसे मैंने एक यूजर क्लास बनाई, समझना इस चीज को बहुत अच्छे से, समझ में आ जाएगा आपको और आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। यूजर क्लास बनाई, इसमें मैंने 3 चीजें डिक्लेयर कर दी। क्या क्या कर दी कि भाई एक तो यूजर में मेरे को क्या चाहिए, स्ट्रिंग नेम, एक चाहिए स्ट्रिंग क्लास, क्लास की जगह हम कर देते हैं ईमेल, स्टूडेंट होता तो हम करते हैं, और तीसरा चाहिए मेरे को स्ट्रिंग मोबाइल नंबर, सपोज दैट। ठीक है, ये मैंने क्लास क्रिएट कर दी। ठीक है, अब मेरे को चाहिए कि जब भी एक यूजर
आए लॉग इन करने के लिए या जहां पे भी यूजर की वैल्यू स्टोर करवानी हो मेरे को, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ, इस यूजर क्लास का। जैसे ही मैं इस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो मेरे पास में एक ऑप्शन रहेगा कि मैं इन तीनों वैल्यूज को स्टोर करवा पाऊँ। तो ये मैंने क्या किया, खुद का सेल्फ डिफाइंड, यूजर डिफाइंड एक क्या बना दिया, मतलब क्लास क्रिएट कर दिया जिसको मैं यूज कर सकता हूँ। और ऐसे मल्टीपल आगे भी हम यूज करेंगे जिससे कि हम रिडंडेंसी को हटा सके। हमको अगर कोई चीज बार बार यूज में आ रही है तो मैं बार बार नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर को डिफाइन करूँ, अलग अलग लूँ, इससे अच्छा मैं इन तीनों चीजों को मैंने क्लास में डिफाइन कर दिया। हाँ, इधर बहुत सारे फंक्शनैलिटीज भी होंगी, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स भी होंगे, बहुत सारे इनके ऊपर एग्जीक्यूशन होंगे। भाई नेम का चेक लगाना या ईमेल का चेक लगाना, ईमेल वैलिड है कि नहीं है, मोबाइल नंबर सेम है कि नहीं है, मोबाइल पे कॉल लगाना का एक फीचर बना दिया, एक फंक्शन बना दिया। तो और भी फंक्शनैलिटीज जो होगी वो यहाँ पे आ सकती है। जैसे आगे मैं आपको समझाऊंगा, गेटर सेटर अगर आपको यूज करना है, कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो वो सारी चीजें भी यहाँ पे होगी। ठीक है। मोबाइल नंबर स्ट्रिंग, हाँ मोबाइल नंबर पे अगर आप कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे हो, मैथमेटिकल ऑपरेशन मोबाइल नंबर पे हम करते नहीं मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो आप उसको स्ट्रिंग में ले सकते हो। अगर आप कोई ऐसे नंबर को स्टोर करवा रहे हो और उस पे अगर आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन एग्जीक्यूट करवाना है, जैसे अगर सैलरी होती है, यहाँ पे सैलरी पे मेरे को कोई एग्जीक्यूशन करवाना होता कि पिछले 4 महीने की इतनी आ रही है, फिर 5वें महीने में इतनी आई, तो कुछ मेरे को एग्रीगेट निकालना होता, तो मैं उस पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता, तो सैलरी को मैं इंटीजर में लेता, मोबाइल नंबर को मैं स्ट्रिंग में ले सकता हूँ, क्योंकि मोबाइल नंबर को सिर्फ कॉल के लिए यूज किया जा सकता है या डिस्प्ले के लिए यूज किया जा सकता है या मैसेज सेंड करने के लिए। तो उन सारी केसेस में आपको स्ट्रिंग ही चाहिए होती है। जब हम आगे समझेंगे ना कि कैसे हमको मैसेज शेयर करना होता है, तो वहां पे ऐसे होता है टेल कॉलन, और आपको मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना होता है किस पे मैसेज भेजना है, तो ये स्ट्रिंग में ही जाता है। तो आपको कोई इशू नहीं आएगा मोबाइल नंबर के केस में अगर वो स्ट्रिंग में है तो। हाँ, अगर कोई ऐसा डेटा है जिसपे आप मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हो तो उसको आपको इंटीजर में लेना पड़ेगा। अगर वो पॉइंट में है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। तो समझ पा रहे हो? तो डेटा टाइप पे हम वापस आ जाता है। ये मैंने आपको एक वापस ओवरव्यू दे दिया कि हम इस पे क्यों आए, ठीक है, इसको समझने का कॉन्सेप्ट क्यों लेके आए, ठीक है। अब डेटा टाइप में अगर आपको 0 से 9, मतलब ये जो इंटीजर वैल्यू है, क्योंकि 10 तो 1 और 0 हो गया ना, तो 1 और 0 किस में आता है, इसमें में आता है। तो 0 से 9 के अंदर की जो भी नंबर्स हैं वो फॉर्मेट आपका किस में स्टोर होगा, डेटा टाइप इंट में स्टोर होगा। फिर ऐसे ही आता है आपका स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में आप कोई भी अल्फा न्यूमरिक, कुछ भी आप स्ट्रिंग में कुछ भी यूज स्टोर करवा सकते हो, अल्फा न्यूमरिक, स्पेशल कैरेक्टर्स। एक्चुअल में स्ट्रिंग अपने आप में ना एक एरे ऑफ कैरेक्टर्स होता है। अब यार ये एरे क्या होता है, जैसे कि एक वेरिएबल होता है वो एक वैल्यू को, सिंगल वैल्यू को स्टोर करता है, सिंगल वैल्यू। एरे क्या करता है, सिंगल वैल्यू। एरे क्या करता है, सेम टाइप की मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकता है। आगे हम इसको भी समझेंगे डिटेल में, एरे लिस्ट क्या होता है, एरे क्या होता है, एक म्यूटेबल होता है, इम्यूटेबल होता है, ये चीजें क्या है ये भी समझेंगे अपन। तो मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ स्टोर करवाना हो तो आप कर सकते हो। तो फिर ये कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर होता है सिंगल, एक। जैसे कि मेरे को ए है तो ए एक कैरेक्टर है, और इसी के अंदर अगर मैं देखूं तो ये है रमन, ये दो डबल कोट से आएगा, कैरेक्टर हमारा सिंगल कोट से आएगा, डबल कोट से हमारा स्ट्रिंग आएगा। तो जैसे रमन है तो रमन इज अ स्ट्रिंग, लेकिन आर क्या है, उसमें एक कैरेक्टर है। तो आप देख सकते हो कि RAMAN यानी कि 5 कैरेक्टर्स एक साथ मिलके एक स्ट्रिंग को बना रहे हैं, तो इसलिए इसको कहा जाता है एरे ऑफ कैरेक्टर। तो इसको हम स्ट्रिंग बुलाते हैं। जब ऐसे कैरेक्टर्स मल्टीपल अगर आपको स्टोर कराने एक साथ, स्पेसेस भी, एक स्पेस भी आपका कैरेक्टर में आएगा, ठीक है। तो एक स्पेस को भी आप यूटिलाइज करना चाहते हो, जैसे रमन स्पेस, उसका पूरा नाम स्टोर करवाना है तो स्पेस को भी आप इंक्लूड कर सकते हो। और इसमें एक फंक्शन होता है ट्रिम। ट्रिम आप स्ट्रिंग के ऊपर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो आगे हम देखेंगे भी। इंटीजर के ऊपर भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, मेनली हमको स्ट्रिंग की जरूरत पड़ती है, जैसे स्प्लिट करना, सब स्ट्रिंग बनाना, क्योंकि इसमें एक कैरेक्टर से बिल्ड हुआ हुआ स्ट्रिंग है, ठीक है। तो इसलिए बहुत सारे यहाँ पे ऑपरेशंस होंगे स्ट्रिंग के ऊपर जो हम करवाएंगे रन टाइम में, जिनकी हमको जरूरत पड़ती है, जैसे कि कंटेन्स, इक्वल्स। तो ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं जो हम स्ट्रिंग के ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। बट बेसिकली आपको समझना है कि ये क्या है, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल कैरेक्टर्स, ठीक है। तो उसको हम एक टाइप नाम देते हैं स्ट्रिंग, और ये आपको हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये मैं जावा में बता रहा हूँ या कॉटलिन में बता रहा हूँ तो इन्हीं में मिलेंगे, आपको सब जगह देखने को मिलेंगे। दूसरी तीसरी चीज आती है कि अगर आपको पॉइंट में वैल्यू स्टोर करवानी है, तो पॉइंट में स्टोर करवाने के लिए 2 बंदे होते हैं। मतलब ये भी डेटा टाइप है, बंदे नहीं है, मतलब मैं आपको कॉन्सेप्ट इस तरीके से समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। फ्लोट एंड डबल। अगर पॉइंट में स्मॉल वैल्यू है तो आप क्या कर सकते हो, फ्लोट में स्टोर कर सकते हो, और पॉइंट में बड़ी वैल्यू है
यहाँ पे एक लिमिट है। तो ये हमारा फ्लोट में स्टोर होता है, और पॉइंट में बड़ी वैल्यू है तो डबल में स्टोर होता है। अब आप क्या होगा, इसका कोई एग्जांपल है क्या? पॉइंट में बड़ी वैल्यू क्यों स्टोर करेंगे हम, छोटी में करेंगे? मैं आपको बताता हूँ, लैट एंड लॉन्ग, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, सुना है इसके बारे में? जब हम कोई लोकेशन को फाइंड करते हैं, जैसे मैप के ऊपर आप जब भी अपना लोकेशन देखते हो तो आपको तो मार्कर दिखा देता है, बट होता है बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, आपके जीपीएस से एक लैट लॉन्ग आ रहा है, जिसको आपके मैप के अंदर इस तरीके से फंक्शन कर रखा है कि जीपीएस से जो भी लेट लॉन्ग आ रहा है, ये अपन भी करेंगे जब अपन मैप को इंटीग्रेट करेंगे हमारे एंड्रॉइड प्रोजेक्ट के अंदर, तो हमारे पास भी जीपीएस से लेट लॉन्ग आएंगे। करंट यूजर के जो लेट लॉन्ग है ना, वो हमको प्रोवाइड किए जाएंगे। लेट लॉन्ग इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, और ये पॉइंट में बहुत बड़ी वैल्यू होती है। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारा जो लोकेशन है नियर, जैसे मेरा लोकेशन जो होगा 27 पॉइंट समथिंग होगा और 73 पॉइंट समथिंग होगा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के अंदर, ठीक है। अब मैं पॉइंट में हल्का सा भी चेंज करूंगा ना, तो यहाँ से 2-3 किलोमीटर का डिफरेंस आ जाएगा। सच्ची में ये पॉइंट में इतना बड़ा डिफरेंस आ जाता है, तो इसलिए पूरा पॉइंट लेना बहुत जरूरी है। और आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा तो आज ही मैप पे जाना आप और ये देखना, आप आपके आसपास में ही चेंजेस करके देखना अलग अलग, और गूगल मैप पे दिखा देता है वो लेट लॉन्ग। अगर डिटेल्स में जाओगे ना तो आपको लेट लॉन्ग दिख जाएंगे। आपके लेट लॉन्ग देखना और आपसे थोड़ा सा दूर किसी का घर है उसके लेट लॉन्ग देखना, तो आपको इधर कोई चेंजेस मिलेंगे ही नहीं, आपको मिलेंगे इस जगह पे चेंजेस थोड़ा सा दूर जाने पे। तो पॉइंट में इतनी बड़ी वैल्यू का भी एक रीजन होता है, उनका भी रोल होता है, तो इसके लिए हमको डबल में स्टोर करवाना पड़ेगा। और जब हमको लिमिटेड पॉइंट वैल्यू ही चाहिए तो उस केस में हम फ्लोट में ही भी उसको स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। सबका एक एक जॉब रोल डिफाइंड है। यस ईशान? सर हम ये जब फ्लोट यूज करते हैं तब हम वैल्यू के आगे एफ डालते हैं, हाँ, वो दूसरे डेटा टाइप में नहीं डालते हैं, वो ऐसा क्यों? दूसरे डेटा टाइप में नहीं डालते हैं, ये इसी में बताने के लिए कि हम इसको फ्लोट में करवाना चाहते हैं कि डबल में करवाना चाहते हैं। अब देखो, पॉइंट की वैल्यू है ना, जैसे मैंने 5.25, इसको मैं डबल में भी स्टोर करवा सकता हूँ, लेकिन मेरे को चाहिए कि नहीं, मैं तो इसको फ्लोट में करवाना चाहता हूँ, तो एफ लगा दूंगा। ये 0.25 कैन बी स्टोर्ड इन डबल। छोटी वैल्यू जो है वो बड़े वाले टाइप में भी स्टोर की जा सकती है, पॉइंट की छोटी वैल्यू है तो अभी। और अगर आपकी, नहीं सर, हाँ डिक्लेयर करते हैं तब हम लोग ऑलरेडी मेंशन करते हैं ना टाइप क्या है डेटा टाइप का, तो हम हाँ हाँ फ्लोट ए कर सकते हैं या डबल ए कर सकते हैं, तो ऑलरेडी हम बोल देते हैं कि ए जो है वो फ्लोटिंग होगा। हाँ, तो अगर अब देखो डिक्लेयर करते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे अगर कॉटलिन की बात करें तो कॉटलिन में हमको वैल्यू से पता चलता है। तो वेर होता है, अभी मैं आपको वही बताऊंगा, वेर और वेल। तो हम जैसे कोई एक लिया हमने परसेंटेज, फॉर एग्जाम्पल किसी के परसेंटेज स्टोर करवा रहे हैं, तो इस केस में इसको कैसे पता चलेगा कि इसके जो परसेंटेज है वो आए 85.36। अब इसको किस में स्टोर करवाना है, तो आप आगे इसके एफ लगा दोगे तो ये फ्लोट वैल्यू लेगा, इस तरीके से। यही पूछ रहे हो ना? नहीं सर, ये जो मैं पूछ रहा था ये कोटलिन स्पेसिफिक नहीं था ना सर, ये जावा में भी ऐसा ही है। आप देखेंगे सिर्फ फ्लोट के लिए हम एफ यूज करते हैं, इंटीजर हाँ लिखेंगे तो हम आई या कुछ स्ट्रिंग के लिए एस यूज नहीं करते एंड में, लेकिन हाँ सिर्फ हाँ। फ्लोट के लिए हम लोग जो है जो भी हम फ्लोट ए इक्वल टू 2.0 एफ लिखते हैं, लेकिन हम्म। इंटीजर के लिए इंट ए इज इक्वल टू 5 आई नहीं लिखते हैं ना। वो यही तो है ना रोल, के इन दोनों में से देखो, डबल में भी आप ये वैल्यू स्टोर करवा सकते हो, फ्लोट में भी करवा सकते हो। तो आपको फ्लोट में करवानी है, डबल में करवानी है, तो फ्लोट को डिफाइन करना पड़ेगा कि मैं फ्लोट में करवाना चाहता हूँ, इसलिए एफ लगा रहा हूँ। ओके। क्योंकि क्योंकि देखो, पॉइंट में छोटी वैल्यू भी आप डबल में करवा सकते हो, बट अगर आपको रिक्वायर्ड नहीं, जैसे सपोज करो कोई एक पॉइंट है जिसमें 27.27 है हमारा, किसमें, इसके अंदर लैटिट्यूड में, उसके आगे कुछ भी नहीं, 0.000 है, तो 27 ही मान सकते हैं। और ये आगे बढ़ भी सकता है, बड़ी वैल्यू भी हो सकती है, तो मैं इसको डबल में ही करवाऊंगा। लेकिन अगर मेरा परसेंटेज है तो उसको मैं फ्लोट में करवाऊंगा। तो ये जो पॉइंट की वैल्यू है इसको डबल में भी हम स्टोर करवा सकते हैं, लेकिन जो छोटी वैल्यू है इसको हम फ्लोट में नहीं मतलब छोटी वैल्यू है, अगर वो, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली वैल्यू है तो ये फ्लोट में भी जा सकती है, ये डबल में भी जा सकती है। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी वैल्यू है जैसे कि ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाली है, तो ये हम फ्लोट में नहीं करवा पाएंगे। तो उस केस में तो सेल्फ डिफाइंड है कि डबल में ही जाएगा। लेकिन पॉइंट में अगर छोटी वैल्यू है तो आपको डिफाइन करना है कि नहीं, मेरे को तो फ्लोट लेना है, फ्लोट में ही स्टोर करवाना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे इसको, ओके। ठीक है। और एक चीज मैं बता रहा था आपको यहाँ पे, हाँ, इंटीजर में भी एक चीज होता है, इंटीजर में भी एक होता है लॉन्ग। इंटीजर की भी ना एक रेंज होती है, इन सबकी एक रेंज होती है, उनका एक मेमोरी कंजप्शन होता है, ठीक है। तो आपको इसके लिए सेलेक्ट करना होता है कौन सा टाइम पे कौन सा वेरिएबल को यूज करना है आपको, मतलब डेटा टाइप को यूज करना है। तो इंटीजर में भी एक रेंज होती है, उस रेंज से अगर आप बाहर चले जाते हो तो इंटीजर उसको स्टोर नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ती है लॉन्ग की।
तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप जो वैल्यू स्टोर कर रहे हो वो लॉन्ग में कर रहे हो। मैं आपको इसका भी एक एग्जांपल बताता हूँ, इसका भी एक यूज केस बताता हूँ इंटीजर और लॉन्ग के अंदर। जैसे अगर मैं आपको एक बात कहूं तो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जहां मशीन की हम बात करते हैं, तो वहां पे ना टाइम जो होता है ना वो 1 सेकेंड या 2 सेकेंड्स में नहीं चलता, यहाँ पे चलता है मिली सेकेंड्स में। ठीक है, मिली सेकेंड्स का मतलब क्या हो, 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1000 मिली सेकेंड्स। ये सबको आइडिया है, दिस इज हाउ अ थिंग वर्क्स। ठीक है, अब सपोज दैट कि अगर आपको कोई ऐसा टाइम लेना है जो बहुत बड़ा टाइम हो सकता है, फॉर एग्जांपल 6 घंटे हो सकता है, 7 घंटे हो सकता है, तो 7 आवर्स को अगर आपको टाइम में लेना है तो आप कैसे लोगे 7 आवर्स, यानी कि 7 into 60। अब ये कहीं आवर्स में स्टोर नहीं होता, मिली सेकेंड्स में ही जाएगा फॉर एग्जाम्पल। तो 7 into 60 कितना हो गया हमारे, 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो मिनट्स में आ गया ये। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो ये 60 में आ गया, एंड देन 1000। और ऐसा बहुत बड़ा टर्म भी हो सकता है। और अगर मैं आपको बताऊं तो आपका ना एक करंट टाइम जब आप निकालोगे एंड्रॉयड के अंदर या किसी भी फील्ड के अंदर, किसी भी डिजिटल फील्ड के अंदर अगर आप करंट टाइम निकालते हो तो वो 1 मिली सेकेंड देता है आपको। बहुत बड़े नंबर होते हैं, बहुत ज्यादा नंबर होते हैं, बहुत सारे डिजिट्स में होते हैं। उसका मतलब क्या है, एक टाइम पे 1917 के अराउंड एक सेकंड स्टार्ट हुए थे और वो अभी तक चल रहे हैं। उस पर्टिकुलर मिली सेकंड से ना आप सब कुछ निकाल सकते हो। इससे डे निकाल सकते हो, इससे डेट निकाल सकते हो, ठीक है, इसी से आप टाइम निकाल सकते हो, मतलब टाइम में भी आवर्स निकाल सकते हो, मिनट्स निकाल सकते हो, सेकेंड्स निकाल सकते हो, मिली सेकेंड्स निकाल सकते हो, डे निकाल सकते हो, ईयर निकाल सकते हो। तो इसका एक लॉजिक होता है, जूलियन कैलेंडर से मतलब एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का टाइम डिसाइड होता है। तो आगे भी जब हम करंट टाइम निकालेंगे ना तो हमारे पास भी मिली सेकेंड्स में डेटा आएगा। हमको फिर एक कैलेंडर क्लास के थ्रू उसको जनरलाइज करना पड़ेगा। कैलेंडर क्लास होती है जिससे हम करंट टाइम निकालते हैं, करंट टाइम इन मिलीज, एंड उसके थ्रू हमको इसको हमारे हिसाब से जनरलाइज करना होगा कि भाई ये जो करंट टाइम आया है ये तो बहुत बड़ी नंबर आ गया है। यूजर को तो हम ये नहीं दिखा सकते कि अभी आपका ये टाइम चल रहा है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए हम कैलेंडर क्लास को यूज करेंगे। उसमें कई सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो वो क्या करता है, इस पर्टिकुलर नंबर के ऊपर जो हमारे पास में आया है मिली सेकेंड में, जो बहुत बड़ी वैल्यू आई है, तो इसके अंदर से वो कैलकुलेट करके हमको बताते हैं कि इसके हिसाब से क्या डे चल रहा है, क्या डेट चल रहा है, क्या आपको क्या चाहिए, आवर्स चाहिए, मिनट्स चाहिए, सेकंड चाहिए, वो सब कुछ निकाल के हमको दे देता है। तो ये जो इतनी बड़ी वैल्यू अगर आपको कहीं स्टोर करवानी है तो उसमें लॉन्ग यूज में आता है। और अगर आपको नॉर्मल इंटीजर वैल्यू को स्टोर करवाना है, एक रेंज होती है, तो उस केस में आपका इंटीजर यूज में आता है। फिर आते हैं हम इसके अंदर और भी बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे कि फ्लोट हो गया, डबल हो गया, इंट हो गया, स्ट्रिंग हो गया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है वो है बुलियन। इसका काम होता है दो चीजों को स्टोर करना, आइदर ट्रू और फॉल्स। ये हमेशा कंडीशनल प्रोग्रामिंग में काम आता है। कंडीशनल प्रोग्रामिंग का एक बेसिक आइडिया दे देता हूं, आगे हम उसको भी देखेंगे जब हम लूप्स समझेंगे। उससे पहले हम इफ एल्स समझेंगे। इफ एल्स क्या होता है, इफ एल्स क्या होता है, एंड गेट, और गेट, ये कैसे यूज में आते हैं हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर, तो ये सारी चीजें देखने वाले हैं, नॉट गेट वगैरह। तो कंडीशन प्रोग्रामिंग के लिए कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू। ये कुछ कॉमन है जो आपने देखा भी होगा, अपने मैथ्स के अंदर भी आपने इन चीजों को देखा होगा। तो हम कंडीशन लगाते हैं मैथ्स के अंदर भी कि अगर ये है, यानी कि अगर इधर जो वैल्यू है और इधर जो वैल्यू है ये अगर ग्रेटर है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। ये कंडीशन ट्रू हो गई ना, कंडीशन मैच हो गई। तो कंडीशन अगर सही है तो ट्रू आएगा, अगर कंडीशन सही नहीं है तो फॉल्स आ जाएगा। तो हम ऐसे कंडीशनल बेसिस या कंडीशनल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहां पे इनकी बहुत जरूरत पड़ती है, और ये बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ कंडीशनल प्रोग्रामिंग कहाँ यूज में आती है। समझना, आपको आज से ना टेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा प्रोग्रामिंग का। ये आपका मग पड़ा है, ठीक है। एक बच्चा है, यहाँ आपको पता है कि भाप आ रही है, ठीक है। भाप का डेफिनेशन का मतलब क्या हो गया कि एक गर्म चीज है ये, ठीक है। यहाँ पे आपको वेफर्स दिख रहे हैं, मतलब कि ये गर्म चीज है, आपको पता है। एक छोटा बच्चा आया और उसने इस पे हाथ लगा दिया और उसका हाथ जल गया, जलेगा ना, या उसमें हाथ डाल दिया, जल जाएगा। क्यों जल गया? क्योंकि उसको इस चीज का कोई आइडिया नहीं कि अगर इसमें से भाप आ रही है, इसमें से वेफर्स ऊपर आ रहे हैं, या अगर ऐसा कुछ है तो उसको पहले हल्का सा टच करके देख लो, फिर आप उसको अंदर हाथ डालो या उसको पीने की कोशिश करो। बट बच्चे को कोई आइडिया नहीं है, तो उसने हाथ डाल दिया, उसको पीने की स्टार्ट करी, तो उसका हाथ जल गया या कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट हो गए। ऐसा ही हमारा कंपाइलर भी है। कंपाइलर भी एक बच्चा है, इसको कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। हमको हमारी सारी चीजों को ना इसको बताना पड़ेगा, देख ये है, ये है, ये है, ये है। मतलब कि कंडीशनल प्रोग्रामिंग में हम क्या करेंगे कि अगर ये कंडीशन होती है तो तुम इस तरीके से रिएक्ट करना, अगर ये नहीं होती है, नहीं तो इस तरीके से रिएक्ट करना।
अगर ये भी नहीं होती है तो तुम इस तरीके से रिएक्ट करना, और अगर ये भी नहीं होती तो तुम इस तरीके से रिएक्ट करना। और ऐसे बहुत सारी कंडीशंस हम लगा सकते हैं अगर हमको एक्चुअल में वो माइंड या लॉजिक हमको बिल्ड करना है तो। और अगर कुछ भी ना हो तो तुम ये तो करना ही करना, विच इज एल्स पार्ट। तो दिस इज हाउ कंपाइलर मतलब कंडीशनल प्रोग्रामिंग वर्क्स। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, हम हमारी जो प्रैक्टिकल क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको बीएमआई वाला कॉन्सेप्ट, बीएमआई जब हम बिल्ड कर रहे थे तो अपन ने वो लॉजिक लगाया था ना सिंपल सा, इफ अगर इससे ग्रेटर है तो ये काम करना है, नहीं तो ये काम करना है, नहीं तो ये काम करना है। तो हमने डेजिग्नेटेड कुछ जॉब रोल्स दे दिए कि अगर ऐसा सिचुएशन हो तो तुमको इस तरीके से रिएक्ट करना है, ऐसा सिचुएशन हो तो तुमको इस तरीके से रिएक्ट करना है। तो हम क्या दे रहे हैं, इसको लॉजिक दे रहे हैं, इसको हमारा नॉलेज शेयर कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि देखो देखो किस तरीके से रिएक्ट करना है, क्योंकि तू होगा जो वहां पे रिएक्ट करेगा, मैं नहीं हूंगा। मैंने तो प्रोग्राम लिख के देखो समझ दे दी है। हम भी तो रियल लाइफ में यही करते हैं। हम भी कोई चीज जो हमारे लिए अननोन होती है अगर हमारे पास में आती है तो हमारी एक समझ होती है, हमारी बैक ऑफ द माइंड वो चीज होती है जिसको हम यूटिलाइज करते हैं। अगर ऐसा कुछ हो तो हमको ये करना है, ऐसा नहीं हो तो ये करना है, ऐसा हम हर चीज में सोचते हैं करने से पहले। तो वही सेम चीज हमने इसको दे दी, तो इसके लिए हमको बहुत जरूरत पड़ेगी कंडीशनल प्रोग्रामिंग की। तो वहां पे इनका रूल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ट्रू एंड फॉल्स का। तो बुलियन वैल्यू में आप ट्रू फॉल्स को यूज करवा सकते हो। और इसका एक और यूज केस बताता हूं मैं आपको। जैसे आपको एक चीज को चेक करवाना चाहते हो कि ये चीज है कि नहीं है, तो आप बाय डिफॉल्ट उसको फॉल्स लेके चलो, अगर वो चीज हो जाती है तो उसको ट्रू कर दो। तो आपको कहीं पे भी आगे प्रोग्रामिंग में जरूरत पड़े तो आप चेक लगा सकते हो कि अगर ये ट्रू है तो ये काम हो जाना चाहिए अब, नहीं तो अगर फॉल्स है तो ये काम नहीं होना चाहिए। जैसे एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूं मैं आपको इसका यूज केस। ये हमारी स्प्लैश स्क्रीन है, ये हमारी लॉगिन स्क्रीन है, और ये हमारी मेन स्क्रीन है। ऐसा ही होता है जब आप ऐप ओपन करते हो। स्प्लैश स्क्रीन क्या होता है, सबसे पहले जो ऐप ओपन होगी स्प्लैश की तरह सिर्फ वो ये बताएगी कि ऐप स्टार्ट हो रही है, ठीक है। कोई भी प्रोसेसिंग करनी है तो यहाँ कर सकते हैं। फिर अपन स्विच करेंगे, सीधा स्विच करेंगे लॉगिन स्क्रीन के ऊपर। यहाँ यूजर लॉगिन करेगा, अपनी डिटेल्स देगा, यूजर नेम पासवर्ड देगा, और यहीं पे ऑप्शन होगा साइन अप का भी। तो साइन अप को भी मैं मान रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे साइन अप भी एक ऑप्शन होगा, और यहाँ पे लॉगिन बटन होगा। यूजर ने लॉगिन कर लिया, लॉगिन करते ही हम कहाँ चले गए, यहाँ चले गए, दिस इज होम और डैशबोर्ड, ठीक है। अब यूजर ने हमारी ऐप को यूज किया, क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद जब वापस वो ऐप को स्टार्ट करेगा तो फिर स्प्लैश आएगा, फिर लॉगिन स्क्रीन आ गई। तो ये तो हमारा यूजर एक्सपीरियंस क्या हो गया, खराब हो गया। क्या मैंने लॉगिन कर दिया था ना, मैं बार बार क्यों लॉगिन करूँ आपकी ऐप को यूज करने के लिए, आप मैनेज करो। तो हमने कहा ठीक है हम मैनेज करेंगे। कैसे मैनेज करेंगे, कि जब भी ये लॉगिन करता है, कोई भी लॉगिन करता है, तो हम इसकी ना ऑफलाइन परसिस्टेंटली एक वैल्यू को स्टोर करवाएंगे, विच इज बुलियन। क्योंकि आसान हो जाएगा ना मेरे लिए, अगर लॉग्ड इन है तो ट्रू कर दूंगा, और अगर लॉग्ड आउट कर दिया है तो मैं फॉल्स कर दूंगा। तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये नहीं है तो मैं 1-0 में करूंगा, या मैं लॉग इन ऐसे स्ट्रिंग में स्टोर करवाऊंगा, लॉग इन लॉग आउट, फिर उसके ऊपर चेक लगाऊंगा कि लॉग इन है या लॉग आउट है, कंडीशन चेक होगी तो होगा। नहीं तो मैं सिंपल सा कर दिया कि अगर ये लॉग इन हो चुका है तो मैं यहाँ पे हम यूज करते हैं शेयर्ड प्रेफरेंस। आगे आपको ये चीज भी हम देखेंगे किस तरीके से एग्जीक्यूट करनी है, और इस चीज को एक्चुअल में हम करके देखेंगे मतलब इन द सेंस हम हमारे जितने भी एप्स होंगे उनके मॉडल्स में इसको डालेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। आगे यहाँ पे कहीं ना कहीं लॉग आउट का बटन भी होगा, जहां से यूजर जब टैप करेगा तो एक्चुअल में हम इसी वैल्यू को अपडेट कर रहे होंगे। तो शेयर्ड प्रेफरेंस में हम एक लॉगिन नाम से वैल्यू को स्टोर करवाएंगे विद द बुलियन वैल्यू। अगर लॉगिन हुआ है तो ट्रू स्टोर हो जाएगा, अगर लॉग आउट हुआ है तो उसी लॉगिन में फॉल्स स्टोर हो जाएगा। और ये जो चेकिंग है लॉगिन की, वो चेक कहाँ होगी, स्प्लैश के ऊपर। तो स्प्लैश पे हम शेयर्ड प्रेफरेंस से लॉगिन की वैल्यू को चेक करेंगे कि अगर इसमें ट्रू मिलता है, यानी कि यूजर लॉग्ड इन है, लॉग आउट नहीं किया है उसने, तो हमको सीधा नेविगेट करना है होम के ऊपर। और अगर हमको यहाँ पे फॉल्स मिल जाता है, और ये कब होगा, जब यूजर ने ऐप क्लोज करने से पहले लॉग आउट कर दिया था, और लॉग आउट करते ही हमने उसको लॉगिन पेज दिखा दिया था और ऐप क्लोज कर दी थी उसने। तो अब जब ये ऐप ओपन होगी तो उसको फॉल्स मिलेगा। अगर फॉल्स मिलता है तो हमको सीधा नेविगेट करना है लॉगिन पे, क्योंकि यूजर अब लॉग आउट हो चुका है, तो दिस इज द राइट टाइम कि उसको अब लॉगिन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम ये कुछ कॉमन जो हमारे डेटा टाइप्स हैं इनको हम यूज करते हैं। और भी बहुत सारे होते हैं जो रियल टाइम में आपको यूज में आएंगे, लेकिन ये बहुत बेसिक डेटा टाइप्स हैं जो यूज में आएंगे। अब हम देखते हैं कि इनका इनका डिक्लेरेशन कैसे होता है, किस तरीके से वेरिएबल और ये सारी चीजें डिक्लेयर होती है। तो सबसे पहले आता है हमारा डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन क्यों करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हमारा रन टाइम में मेमोरी ब्लॉक, रन टाइम मेमोरी जो होती है, ठीक है। हम एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और इसमें मेरे को एक वैल्यू की जरूरत यहाँ पड़ेगी, यहाँ पड़ेगी, यहाँ पड़ेगी, और यहाँ पड़ेगी। कोई भी एक वैल्यू है, फॉर एग्जांपल कुछ भी, अभी कोई वैल्यू डिफाइन नहीं है, बट जरूरत पड़ेगी 4 चीजों, 4 जगह पे। अब या तो मैं उस वैल्यू को बार बार याद रखूं, या इससे अच्छा है कि मैं उसको कहीं एक मेमोरी ब्लॉक में स्टोर करवा दूं इस जगह पे।
ठीक है। अब जो मेमोरी ब्लॉक होता है ये रन टाइम मेमोरी ब्लॉक होता है, तो इसमें अगर हम स्टोर करवा देंगे तो उसका एक एड्रेस होता है, जैसे आप लोगों का सभी का एड्रेस है वैसे इसका भी एड्रेस है। और ये क्योंकि आपको पता है कि बहुत बड़ा मेमोरी ब्लॉक, बहुत सारे मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं, तो इनमें जो एड्रेस होंगे ना वो इंटीजर में होंगे और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नंबर, आपको बड़ा सा नंबर मिलेगा एड्रेस के केस में, इंटीजर बहुत बड़ा नंबर मिलेगा। तो उसको याद रखना, तो इससे अच्छा तो इसके अंदर की डेटा पड़ा है, इसके अंदर का वैल्यू पड़ा है, उसको याद रख लेंगे। तो उस केस में क्या किया जाता है, इसको एक नाम दिया जाता है, इसको हम क्या करते हैं, एक नाम असाइन करते हैं। इस नाम को हम बोलते हैं, ये हमारे आइडेंटिफिकेशन के लिए ना, हमारा काम आसान कर रहा है आइडेंटिफाई करने में, तो इसको हम बोलते हैं आइडेंटिफायर। तो हम क्या करेंगे, पहले मैं आपको बेसिक बताता हूँ जावा में कैसे होता है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कॉटलिन में किस तरीके से आसान हो गया है। ठीक है, ताकि आपको आइडिया रहे, कहीं आपको जावा का कोड देख लो एंड्रॉइड के अंदर तो आपको आइडिया रहे कि हाँ इसमें इस तरीके से वेरिएबल क्रिएट होता है। तो सबसे पहले आता है आपका डेटा टाइप, कि किस टाइप का डेटा आपको स्टोर करना है, इंटीजर करना है, स्ट्रिंग करना है, बुलियन करना है, किस टाइप का करना है, या खुद का प्री डिफाइंड कोई ऑब्जेक्ट है, कोई क्लास है उसका टाइप आपको स्टोर करना है, उस टाइप का ऑब्जेक्ट स्टोर करना है, तो वो भी आप दे सकते हो। जैसे मैंने यूजर क्लास बनाई थी अभी थोड़ी देर पहले, तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे यूजर भी लिख सकता हूँ, यूजर, यूजर का नाम दे दिया जैसे यूजर ए। ठीक है, ऐसे भी कर सकता हूँ मैं, इसको हम बेटर लिखेंगे ऐसे। ऐसे ही हमने इंटीजर वैल्यू बनाई, तो हम यहाँ पे क्या नाम आएगा, अब नेम आएगा, दिस इज वेयर नेम। जिस वेरिएबल को हम यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं उसका नाम देना पड़ेगा, ताकि हम इस नाम से इसको रिकॉल कर सके, इसको याद रख सके कि इसमें कुछ हमने स्टोर कर दिया। अब रन टाइम में जितनी जगह पे भी मेरे को उसको वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, उस पर्टिकुलर चीज की जो मैंने इसमें स्टोर किया उसकी जरूरत पड़ेगी, तो मेरे को इस नाम को कॉल करना पड़ेगा। ये मेरे लिए आइडेंटिफिकेशन हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं आइडेंटिफायर। तो अभी हमने क्लास भी क्रिएट करी थी ना, तो क्लास के आगे भी मैंने क्लास का नेम दिया था, जो भी नेम आप देते हो, जैसे मैंने ये नाम दिया, तो ये एक आइडेंटिफायर है। ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने एक यूजर क्लास भी बनाई थी, ये हमारे लिए आइडेंटिफिकेशन है, तो ये भी एक आइडेंटिफायर है। ठीक है, तो फिर दूसरी चीज क्या है, ये जो क्लास ले रहे हो ये सारी चीजें क्या है, ये जो आप इंट दे रहे हो ये सब क्या है, ये सब है आपके कीवर्ड जो प्री डिफाइंड होते हैं ना। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब बिल्ड हुई थी, या उन्होंने जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बिल्ड किया था, तो उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए जो नाम उन्होंने रखे, उन्होंने यूज किए, वो हम हमारे प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं, तो हम उनको मिक्स नहीं कर सकते। तो वो जो आइडेंटिफायर्स उनके लिए थे वो हमारे लिए बन जाते हैं कीवर्ड्स। तो क्लास एक कीवर्ड है, इंट एक कीवर्ड है, तो ये हमेशा प्रिस्क्राइब किया जाता है कि आप इस तरीके से ना दें कि वेरिएबल दे रहे हैं इंट इंट, नाम भी इंट ले लिया, वेरिएबल भी इंट है, तो ये कीवर्ड है एक्चुअल में। तो इस कीवर्ड से बचना है कि भाई कोई भी कीवर्ड है तो उन कीवर्ड को आपको एज अ आइडेंटिफायर कभी यूज नहीं करना है। दिस इज रॉन्ग प्रैक्टिस। हो सकता है कि एक बार को आपको ऐसा लगे कि यार ये तो कोई एरर क्रिएट नहीं कर रहा है, लेकिन आगे जाके आपको कंफ्यूजन जरूर क्रिएट कर देगा। और जब भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इट्स अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर एरर प्रॉब्लम, एरर केस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई नाम देना जिससे आपको आइडेंटिफिकेशन मिले कि इसमें क्या डेटा स्टोर किया है आपने। ठीक है, तो जैसे मैं किसी का रोल नंबर स्टोर कर रहा हूं, तो मैं तरीका क्या करता हूँ, बहुत सिंपल है, आपका नेमिंग कन्वेंशन भी फॉलो होगा, यानी कैमल केस भी फॉलो होगा। आपको उसके नाम से पता लग जाएगा कि इसमें क्या डेटा स्टोर्ड है। ठीक है, वो क्या होगा, जैसे इंटीजर है तो आई लगा दो आगे, फिर रोल नंबर स्टोर कर रहे हो तो रोल नंबर, वापस से लिखता हूँ आई रोल नंबर, इस तरीके से आप नाम दे दो। जैसे किसी का नाम स्टोर करना है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, जैसे स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में हम क्या स्टोर करेंगे, किसी का नाम या कुछ भी वैल्यू। तो मैं नेम स्टोर करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, str नेम। अब इसमें कैमल केस भी फॉलो हो गया। और अगर केवल मेरे को ये नेम देखने को मिले तो मेरे को उससे आइडिया लग जाता है कि एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है जिसमें स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर की जा सकती है, और ये क्या स्टोर कर रहा है, नेम को स्टोर कर रहा है। तो ऐसे ही मैं ये चीज यहाँ पे लगा दूंगा, तो ये हमारा क्या हो गया, आइडेंटिफायर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आप सेमीकोलन लगा सकते हो। जो सिंपल सा आपका क्या बन गया, एक वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया। अब कॉटलिन के अंदर क्या होता है, कॉटलिन कहता है कि आप सारी टेंशन छोड़ दो यार, आप ना टाइप मत बताओ मुझे, आप तो सिर्फ वैल्यू दे दो सीधी, मतलब सीधा असाइन कर दो। अगर सीधा असाइन नहीं कर सकते हो तो आप क्या करो, उसके आगे एक कीवर्ड लगा दो जिसका नाम होता है लेट इनिट। दैट मीन्स कि मैं इसको बाद में इनिशियलाइज करूंगा, तो अब आप मेरे को टाइप जरूर बताओ। मतलब मैं इस तरीके से डिजाइन हूं कि आप जो वैल्यू असाइन करोगे मैं उस टाइप का वेरिएबल बना दूंगा, पहली जो असाइन होगी, फर्स्ट वैल्यू जो असाइन होगी। तो उसने कहा कि मेरे पास में दो चीजें हैं, एक है वैर और एक है वैल। वैर मतलब वेरिएबल, इसमें वैल्यू चेंज की जा सकती है, और वैल मतलब जिसमें वैल्यू चेंज नहीं की जा सकती है, कांट चेंज। तो इसमें कैसे होता है ये, इसमें हम लगाते हैं फाइनल। यस शयन,
Sir, Kotlin में suppose if I'm trying to declare empty string, like I don't know the value of string at current situation, like I want to give the assign it in the future. तब Yes. मतलब क्या करेंगे सर? मतलब val equals empty string लगाए तो मतलब गलत होगा क्या? हाँ गलत होगा, क्योंकि वैल तो एक बार ही असाइन होगा, आपको वेर करना पड़ेगा। वेर जो भी आपकी नाम है, जैसे आपने कोई नेम ले लिया जो बाद में आएगा, तो आप क्या करोगे, वेर नेम इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग, ऐसे। ठीक है। अब वेल किया होता तो क्या होता, वेल किया होता अगर इसकी जगह आपने, तो आपने जो एम्प्टी स्ट्रिंग दे दी, अब आप इसको नेम इक्वल्स टू, ये होता है रीअसाइन करना, आप यहां देते शयन जब बाद में आया, ठीक है, तो यहाँ पे एरर क्रिएट कर देगा, कंपाइलेशन एरर नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपने वैल लिया है। वैल का मतलब होता है एक बार इनिशियलाइज होगा, उसके बाद कहीं पे भी इनिशियलाइज नहीं होगा। यही सेम जावा के अंदर आते हो ना, तो जावा में ऐसा कुछ नहीं है। जावा में आपका वेरिएबल मल्टीपल टाइम ओवरराइड होगा, लेकिन अगर हम उसके आगे फाइनल कीवर्ड लगा देते हैं, फाइनल का मतलब क्या होता है, जैसे फाइनल मैच है, फाइनल एग्जाम है, मतलब इसके बाद में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे जो वैल्यू असाइन होगी ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक बार असाइन होगी या फर्स्ट टाइम असाइन होगी, उसके बाद में असाइन नहीं होगी। अब मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट बताऊं असाइन क्या होता है। जब हम वेरिएबल बनाते तो हम किस तरीके से हमने देखा, डिक्लेयर किया हमने हमने यहाँ पे किया इंट आई रोल नंबर, ठीक है, ये मैंने जावा के अंदर किया, और कॉटलिन में करूंगा तो मैं वेर आई रोल नंबर, और इसको कर दूंगा इस तरीके से बाय डिफॉल्ट 0। ठीक है। अब ये तरीका ज्यादा बेटर नहीं है कि अगर मैं इसको बाद में असाइन कर रहा हूं तो वो कहता है कि आप इस तरीके से मत करो, आप क्या करो, लेट इनिट वेर आई रोल नंबर ऐसे ही बनाओ, यहाँ कॉलन लगा दो और यहाँ डिफाइन कर दो टाइप, बस। वैल्यू असाइन मत करो, वैल्यू असाइन करनी पड़ रही ना यहाँ पे, क्योंकि उसको बताना पड़ेगा कि किस टाइप का बनेगा। तो यहाँ पे हम इस तरीके से करते हैं, जब हमको सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर करना है। लेट इनिट का मतलब है लेट इनिशियलाइज होगा, लेट इनिशियलाइज का मतलब क्या हो गया, बाद में इनिशियलाइज होगा, अभी इनिशियलाइज नहीं होगा। तो अगर बाद में इनिशियलाइज होगा तो इन भाई साहब को कैसे पता चलेगा किस टाइप का डेटा है इसके अंदर, तो हमने यहाँ पे कॉलन के साथ में इसको बता दिया कि टाइप क्या है। यहाँ पे हमने आगे इंट लगाया, ठीक है, तो इसको वैल्यू देने की जरूरत नहीं पड़ी। अब मैं इसमें लिखूंगा आई रोल नंबर, कहीं पे भी अगर मेरे को रोल नंबर डालना पड़ा तो मैं क्या कर दूंगा, रोल नंबर जो भी डालना है, जैसे 576 रोल नंबर डाला तो ये रोल नंबर असाइन हो गया। इसमें डालना पड़ा तो मैं आई, सेम वही तरीका, आई रोल नंबर इक्वल्स टू जो भी 786, और इसमें सेमी कॉलन्स नहीं होता है। इन कॉटलिन में डोंट रिक्वायर सेमी कॉलन्स, ये ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, सेमीकोलन लगा भी दोगे तो एरर नहीं आएगा, आपका जो आईडी है वो इतना स्ट्रांग है, वो आपको बता देगा आप अननेसेसरी लगा रहे हो, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप हटा दो। तो है ना, जैसे आप सेमीकोलन लगाओगे तो ऐसे है ना ग्रे लाइन आ जाएगी इसके नीचे, सेमीकोलन के नीचे, वो कहेगा ऐसा कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, आप हटा दो। ठीक है। अब आती है कि रोल नंबर तो फाइनल होना चाहिए ना, रोल नंबर फाइनल का मतलब क्या हुआ, कि रोल नंबर ऐसा होना चाहिए जो चेंज ना हो। रोल नंबर तो ऐसे ही होता है ना कि चेंज ना किए जा सके, तो हम यहाँ पे इसके आगे फाइनल लगा देंगे। फाइनल लगाने से क्या होगा कि अब मैं कोई दूसरी वैल्यू देना चाहता हूँ, रोल नंबर इक्वल्स टू, मैंने चेंज कर दी 786 कर दी यहाँ पे, तो ये मना कर देगा, ये मेरे को एरर दे देगा कि ये क्या है, फाइनल वेरिएबल है, तो इसको आप रीअसाइन नहीं कर सकते। अब रीअसाइन से पहले समझते हैं असाइन, ये होता है हमारा असाइन ऑपरेटर, दिस इज नोन एज असाइन ऑपरेटर। असाइन ऑपरेटर का क्या रोल होता है, राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड में असाइन होती है हमेशा, मैक्स का रूल है ये, मैक्स में आपने देखा होगा इसको, वही सेम चीज है, LHS RHS। राइट हैंड साइड वाली वैल्यू किस में असाइन हो जाती है, लेफ्ट हैंड साइड में। मैक्स में भी आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए वेरिएबल्स क्रिएट किए होंगे ना, लेट एज्यूम x इज इक्वल टू 5, तो 5 को किस में स्टोर करवा दिया आपने, x में स्टोर करवा दिया। ठीक है, तो ये वही सेम चीज है। इक्वल टू का मतलब होता है असाइन करना, राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में असाइन करना। ये जब हम दूसरी बार इस वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं, एक से ज्यादा बार कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं रीअसाइन करना, रीअसाइन करना। इससे कंफ्यूज मत होना, कई बार आप देखोगे ऐसे डबल इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू का मतलब होता है कंपैरिजन, कंपैरेटर ऑपरेटर होता है ये, जो कंपैरिजन करता है लेफ्ट और राइट के अंदर। अगर दोनों सेम होंगे तो रिटर्न करेगा ट्रू, नहीं तो रिटर्न करेगा फॉल्स। ठीक है, एक इक्वल टू है मतलब वो असाइन ऑपरेटर है, हमेशा राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में अलाइन करेगा। ठीक है, किसी ने मैसेज किया है व्हाट इज नल वैल्यू, अभी नल वैल्यू को भी समझते हैं। देखो ये चीज समझ में आई आपको? यस सर, ब्लॉक लेवल स्कोपिंग रहता है कि मतलब फंक्शन लेवल स्कोपिंग रहता है सर इसमें? फंक्शन लेवल स्कोपिंग रहता है, मतलब यहाँ पे 3 तरीके से आप समझोगे। देखो एक स्कोप बनता है ना जो आपका ये, दिस इज स्कोप रिजोल्यूशन। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है
तो इस स्कोप के बाहर इसको मैं यूज नहीं कर सकता। अब इसके अंदर मैंने और एक स्कोप बना दिया और यहाँ पे मैंने कुछ और डिक्लेयर किया, तो जो वेरिएबल आपने यहाँ डिक्लेयर किया वो आप बाहर यूज नहीं कर सकते, वो इसके अंदर ही यूज में आएगा, लेकिन जो यहाँ डिक्लेयर कर रखा है वो तो यहाँ यूज में आ सकता है। तो ये हम समझेंगे। 3-4 तरह के वेरिएबल्स डिक्लेरेशन होते हैं। क्लास में आप डिक्लेयर कर सकते हो, इंस्टेंस क्रिएट करते वक्त डिक्लेयर कर सकते हो, आप फंक्शन में क्रिएट कर सकते हो। तो वो सारी चीजें भी हम समझेंगे, तब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा स्कोप का। और वहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है दिस कीवर्ड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उसका, जो उस समय आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब हम समझते हैं कि हमने डिक्लेयर किया यहाँ पे इंट तो हमने देख लिया क्योंकि उसको हमको फाइनल करना था। यहाँ पे हम करते हैं जैसे कि स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग नेम को रखने के लिए आप क्या करोगे, str नेम। ठीक है, ये डिक्लेरेशन हुआ। कॉटलिन में कैसे डिक्लेरेशन होगा, where str नेम। और अगर अभी इनिशियलाइज नहीं करना है तो आप ऐसे नहीं रख सकते, आपको बताना पड़ेगा टाइप, उसके लिए आगे लग जाएगा लेट इनिट। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले भी बताया, तो लेट इनिट और टाइप लग जाएगा यहाँ पे स्ट्रिंग। अगर आप पहले ही असाइन कर देते हैं, ये इक्वल ऐसे भी कर सकते हैं आप, where str नेम इक्वल्स टू रमन, ऐसे भी कर सकते हैं। और इसके केस में भी ऐसे कर सकते हैं कि जब आप डिक्लेयर कर रहे हैं, इसको कहते हैं इनलाइन वेरिएबल, स्ट्रिंग str नेम इक्वल्स टू रमन। मतलब ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक बता रहा हूं कि आप इसको इस तरीके से भी चेंज कर सकते हो कि आपने जब वेरिएबल डिक्लेयर किया, डिक्लेयर करते वक्त ही आपने वैल्यू असाइन कर दी। और एक होता है कि आपने पहले डिक्लेयर कर दिया और आप कहीं अलग से असाइन करोगे, तो अलग से जब असाइन करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा, सिर्फ वेरिएबल को कॉल करना है आपको और उसमें अपना नाम देना होगा ऐसे। यहाँ पे सब में सेमीकोलन आएगा जब आप जावा की बात करते हैं। ठीक है, तो या तो आप ये 2 लाइन का कोड लिखोगे या आप एक सिंगल लाइन में भी लिख सकते हो। ठीक है, ये मत करना कि आपने अगर आगे स्ट्रिंग लगा दिया तो ये डिक्लेरेशन हो जाता है। अगर आपने आगे डेटा टाइप दे दिया, मतलब आप एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो एक टाइप का, ठीक है, मतलब वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो जिसमें उस टाइप का आप वैल्यू स्टोर करवाओगे। तो अगर आपने यहाँ पे ये देखा है ना कि मैंने 2 बार ये चीज लिखी, तो दोनों अलग अलग तरीके हैं, ये पहला तरीका है, ये दूसरा तरीका है, ये 2 बार नहीं लिखा है। अगर आपने ऐसा कर दिया है डिक्लेरेशन, तो फिर असाइन करने के लिए आपको ये तरीका अपनाना है। आगे स्ट्रिंग नहीं लगा हुआ इसके, ये सीधा हम वेरिएबल को कॉल किया और वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर दी और इसमें ये डाल दिया। अब मेरे को अगर इसको ओवरराइट करना है तो मैं वो कर सकता हूँ, str नेम इक्वल्स टू, मेरे को कोई दूसरा नाम रखना है, फॉर एग्जांपल रमेश रखना है, तो मैंने रमेश कर दिया, तो ये ओवरराइट हो जाएगा। और वही अगर इसके आगे फाइनल लगा हुआ होता तो ये नहीं हो पाता। इसमें भी क्या है, अगर यहाँ पे वैर है तो भी ये चीज चेंज हो पा रही है, अगर वैल होता तो ये चीज चेंज नहीं हो पाती। मतलब वैल का मतलब क्या होता है, वैल्यू, मतलब एक बार वैल्यू असाइन होगी उसके बाद आप मल्टीपल टाइम वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, यानी कि रीअसाइन पूरा ही कंप्लीटली क्लोज हो चुका है। समझ में आई ये चीज आपको, इज इट क्लियर? अब एक और चीज समझ लेते हैं जो मेरे हिसाब से काफी लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम इन द सेंस के क्वेश्चन आ रहा होगा नल क्या होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया जैसे कि स्ट्रिंग str नेम जावा के अंदर, और यहाँ बनाया मैंने where। प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना कि जावा को साथ में लेके क्यों चल रहा हूँ? देखो, जावा को इसलिए साथ में लेके चल रहा हूँ ताकि आपको एक अच्छी खासी एडेप्टेबिलिटी हो, कि आपको कोड देखने से पता लग जाए कि ये जावा में लिखा हुआ है और उसको आप एडजस्ट कर सको, क्योंकि आगे आपकी ये चीजें रहेगी। क्योंकि एज अ बीइंग अ प्रोफेशनल डेवलपर मैंने ये चीज को एक्सपीरियंस किया है, और क्योंकि मैं जावा बैकग्राउंड से था तो मेरे को इस चीज का आइडिया था। लेकिन जो अभी कॉटलिन को सीख रहे हैं उनको एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए, ऐसा नहीं कि डिटेल में जानना जरूरी है, लेकिन एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए कि जो चीज हम कॉटलिन में इस तरीके से कर रहे हैं वो जावा में किस तरीके से होती है। तो हम फंक्शंस भी बनाएंगे, तो मैं पहले आपको बताऊंगा फंक्शन किस तरीके से जावा में क्रिएट होते हैं और वही सेम चीज कॉटलिन में कैसे होता है। तो फिर आपको ना मजा भी आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छा हुआ कि हम कॉटलिन के टाइम में एंड्रॉइड सीख रहे हैं। जावा के टाइम में सीखते तो बहुत लेंथी प्रोसेस था, बिल्कुल सही है, बहुत लेंथी प्रोसेस था, बहुत कॉन्साइज हो चुका है कॉटलिन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको लेट इनिट कर दिया, लेट इनिट वेर, और टाइप डिफाइन कर दिया। सिर्फ यहाँ पे मैंने डिक्लेरेशन किया है, मतलब यहाँ पे मैंने एक नोट सपोज करना, ये जो वेरिएबल्स हैं, ये वेरिएबल क्या हुआ है, डिक्लेयर हुआ है, ये एक तरह से कवर का काम करते हैं, इसमें वैल्यू क्या होती है, स्टोर होती है। ठीक है, तो आप समझो कि एक नोट 10 है, नोट 10 फोन है सपोज दैट, और एक उसका कवर है।
ठीक है। तो जो कवर है वो ये है, जिसमें वो नोट 10 स्टोर होगा, ठीक है। और आपने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ उस कवर को डिक्लेयर किया है, उसके अंदर की वैल्यू को तो उसमें स्टोर किया ही नहीं है। और आप सोच रहे हो कि मैं इस स्ट्रिंग के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं, मतलब कि नोट 10 का कवर लेके आ गए और नोट 10 के लिए ही लाए थे, लेकिन नोट 10 का कवर लाने से आपने उसमें नोट 10 तो डाला नहीं, और सीधा आपने क्या किया, उस कवर से ही कॉल लगाने चले गए। तो क्या कॉल लगेगा? बिल्कुल नहीं, कॉल नहीं लग सकता। तो ऐसा ही यहाँ पे होगा कि जब मैं इस स्ट्रिंग नेम को कहीं पे भी, जैसे इसमें एक फंक्शन होता है डॉट स्प्लिट, सपोज दैट एक फंक्शन हम इस पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं स्ट्रिंग नेम के ऊपर, क्योंकि किसी का नाम है सपोज दैट रमेश जैन, ठीक है, और यहाँ पे स्पेस है, तो ये स्पेस मतलब अंडरस्कोर नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि स्पेस है, ठीक है। डोंट थिंक लाइक कि भाई यहाँ पे आपने अंडरस्कोर लगा दिया, मैं यहाँ पे इसको स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं वापस क्लियर करता हूँ एक बार, ठीक है। तो ये स्पेस है, तो मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूँ एक फंक्शन से, और उस फंक्शन में मैं ऐसे स्पेस लगा सकता हूँ। तो ये क्या करेगा, मेरे को एक एरे प्रोवाइड करेगा जिसमें दो चीजें होंगी, पहले इंडेक्स पे रमेश और दूसरे इंडेक्स पे जैन। ये एक लिस्ट, एरे लिस्ट प्रोवाइड कर देगा, एरे प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो अब समझना कि ये तो मैंने डाला ही नहीं है, ये तो मैं डालने वाला था, दिमाग में था मेरे, पर डाला ही नहीं, भूल गया मैं, ठीक है। मैंने सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर किया यहाँ पे, और वेरिएबल में कुछ असाइन किया ही नहीं है, और मैं उस पर्टिकुलर वेरिएबल पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इस पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग कि भाई यहाँ पे एग्जीक्यूट हो। तो ये भी तो एक्सपेक्ट करता है कि यहाँ पे कोई वैल्यू हो। जब कोई भी वैल्यू असाइंड नहीं होती है तो वहां पे आपका नल होता है। एंड इसी केस में अगर आप ऐसा कुछ करने की कोशिश करोगे तो पहले तो कंपाइलर रोक देगा, एंड इन केस अगर आप कुछ ऐसा क्रिएट कर लेते हो जिसमें कंपाइलर उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, तो रन टाइम एक्सेप्शन आ जाएगा, जिसका नाम होगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन। मतलब आपने क्या किया, नल को पॉइंट कर दिया। तो बाय डिफॉल्ट अगर जब हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो खाली है, इसको इसी तरीके से समझो कि मैंने एक प्लॉट ले रखा है, ठीक है। मैंने 20x40 का एक प्लॉट ले रखा है, उस पर मैंने घर को बिल्ड नहीं किया है। आपने मेरे से पूछा कि यार मैं जोधपुर आऊं तो कहीं रह सकता हूँ क्या, तो मैं कहूँ कि यार मेरा प्लॉट है वहां पे रह लो, ठीक है। अगर हम ऐसे देखें तो प्लॉट तो है मेरे पास में, और मैंने बोला आप वहां रह भी सकते हो, रह भी सकते हो, बट अगर एक्चुअल में देखो तो आप उस प्लॉट पे जाओगे तो कोई घर ही नहीं है वहां पे, रहने का कोई सेंस ही नहीं है, कुछ वैल्यू असाइंड ही नहीं है वहां पे, किस पे ऑपरेशन करोगे, कहाँ रहोगे, प्लॉट है खाली, एकदम ग्राउंड बना हुआ है। तो दिस इज वेयर प्रॉब्लम क्रिएट। मैंने एक एरिया तो ऑक्यूमुलेट कर लिया कि भाई मेरे को एक वेरिएबल चाहिएगा, इस टाइप का वेरिएबल चाहिएगा, लेकिन उसमें वैल्यू स्टोर नहीं करी, और जब तक मैं वैल्यू स्टोर नहीं करूंगा, पहली बार वैल्यू स्टोर जब करते हैं तो उसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनिशियलाइजेशन। आपको इनिशियलाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो पहली जो वैल्यू दी जाती है उसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन। तो वो इनिशियलाइज करता है आपके वेरिएबल को। अगर आपने ऐसा नहीं किया है और उसके जस्ट बिना ऐसा किए ही आप उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, या उसको कहीं यूज कर रहे हो, या उसको कोई प्रिंट कर रहे हो, हम आगे ये भी करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट या प्रिंट एलन, और ऐसे प्रिंट करवाएंगे किसको, इस पर्टिकुलर वेरिएबल को, str ऐसे नहीं, तो स्ट्रिंग में आ गया, मैं सीधा कर दूंगा, प्रिंट करना है मेरे को किसको, वेरिएबल को, भाई जो भी नाम हमने रखा है वो नेम आ जाए। तो जैसे ही मैं इसको प्रिंट करूंगा ना, ये मेरे को एरर थ्रो कर देगा, नहीं कर सकते भाई साहब, नल पॉइंटर एक्सेप्शन है, यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं है। तो कोई वैल्यू नहीं है तो इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स नल, एंड यू नीड टू हैंडल नल वेरी इफेक्टिवली। समझ में आया? तो जब कोई भी वैल्यू असाइन नहीं होती है तो नल होता है। डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है वो आपको इनिशियलाइज करते वक्त देनी होती है, तो आप कुछ भी वैल्यू दे दो, चाहे आप ब्लैंक ही दे दो, चाहे आप इंटीजर में 0 दे दो, अब इसको पॉइंट करोगे ना तो ये स्टोर आपको दिख जाएगा, 0 होगा तो 0 दिख जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ भी स्टोर नहीं करते हो, मतलब उस वेरिएबल के पास में कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए कि उसको ऊपर एग्जीक्यूशन हो सके, तो दिस इज वेयर नल, यू आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नल, ठीक है। इसको आगे हम बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, क्योंकि कॉटलन के अंदर हमको नल सेफ ऑपरेटर्स मिल जाते हैं, नल सेफ ऑपरेटर्स विच आर क्वेश्चन मार्क एंड डबल एक्सक्लेमेशन मार्क। तो हम किसी को चाहे, हेलो, इज माय स्क्रीन विजिबल? Yes, yes. ओके। तो अगर हम किसी को चाहे तो हम क्वेश्चन मार्क के थ्रू उसको नल के थ्रू डिक्लेयर करवा सकते हैं, मतलब हम कोई भी वेरिएबल बनाए तो उसके आगे हम
तो उसके आगे हम क्वेश्चन मार्क लगा के उसको बता सकते हैं कि इसमें नल वैल्यूज आ सकती है, तो वो नल वैल्यूज हम स्टोर करवाएंगे, तो पॉइंट भी कर सकता है और वो दिखा भी सकता है कि इसमें नल पड़ा है। लेकिन जब तक ऐसा कुछ नहीं है तब तक उसको कोई भी आइडिया नहीं है कि इसमें क्या वैल्यू पड़ी है, तो वहां पे आ जाता है नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो हम आगे इसको भी देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम इसको मैनेज करते हैं, नल को कैसे, हमारे प्रोग्राम को हम नल सेव कैसे बनाते हैं। क्योंकि ऐसी गलतियां तो होगी, जब बड़े प्रोजेक्ट पे जाओगे, बड़े लेवल पे जाओगे, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप कोई भी ध्यान से चूके तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको चेक भी लगाना पड़े। तो ये चेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि हम चेक लगा ले नल सेव का, कि भाई अगर ये नल नहीं है तो ही हम आगे का काम करें, नहीं तो हम वहां पे इस काम को रोक दे या काम करें ही ना। तो ये चेक्स भी हमको लगाने पड़ते हैं। समझ में आया आपको ब्रीफ? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थैंक यू। वी गेट अनडिफाइंड एरर। अनडिफाइंड एरर नहीं आएगा। अगर आप नल को पॉइंट कर रहे हो ना, तो 100% डिफाइंड एरर होगा। वो खुद वो बता देगा आपको कि आप नल को पॉइंट कर रहे हो। अनडिफाइंड एरर तब आता है जब उसको पता ही नहीं चल रहा है कि किस वजह से एक्सेप्शन क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो वो भी केसेस होंगे जहां पे ऐसी प्रॉब्लम आती है। लेकिन आजकल तो बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव हो चुका है, हर चीज में कोई भी तरीके से अगर कोई एरर आ रही है तो आपको बता देगा वो लॉग के अंदर, जो मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। जब हम डिबग करेंगे ना, तो लॉग कैट होता है हमारे लिए, बहुत अच्छी चीज है वो, जिसको हमको पता, वो हमको बताएगा कि देखो मैं यहाँ आके इस वजह से एरर क्रिएट हो गई है, ये भाई साहब ने मेरे को रोक दिया है, इनकी वजह से मैं ये काम नहीं कर पाया, तो आप इनको संभाल लो, अगली बार मैं प्रॉब्लम सॉल्व, ये चीज को मैं एग्जीक्यूट करके दे दूंगा। तो हमको पता लग गया कि कौन भाई साहब दिक्कत कर रहे हैं, उनको हम समझाएंगे कैसे, कोड करके। सच में बैठ के बातें नहीं करेंगे हम उनसे, हम क्या करेंगे, कोड करेंगे। भाई तुमने ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करी? तो वो कहेगा कि यार आपने तो असाइन ही नहीं करी वैल्यू को, अगर आप मेरे को असाइन कर नहीं करोगे तो मैं कैसे एग्जीक्यूट करूंगा। आप खुद सोचो ना, मैंने आपको एक बोला कि आपको एक शयन, आपको एक नंबर स्टोर करके रखना है, आगे मैं आपसे उसके ऊपर कुछ एग्जीक्यूशन करवाऊंगा, मैंने ऐसा बोला, और मैंने बोला कि शयन ऐड कर दो, तो शयन विल बी लाइक थिंकिंग कि भाई यार मैं किसको ऐड करूं, वैल्यू तो है ही नहीं मेरे पास में। आपने मेरे को बोल तो दिया कि वैल्यू को आपको स्टोर करके रखना है, आपको इसमें वैल्यू आएगी, बट वहां पे कोई वैल्यू दी नहीं है आपने, और आपने सीधा सेकंड स्टेप मिस किया और सीधा थर्ड स्टेप पे आ गए, तो वहां पे ये चीजें बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, और ऐसा होता है। तो इस चीजों को बचने के लिए कई बार ऐसा होगा कि आप नहीं बचोगे तो सीखोगे, तो नल पॉइंटर एक्सेप्शंस आएंगे, आपके रियल एप्स में भी आएंगे, आपको चेक लगाना पड़ेगा, वहां देखोगे, और ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। तो इसको हम कॉटलिन आने के बाद में ना, ये बहुत ज्यादा आसान हो गया है, नल सेफ ऑपरेटर्स लग गए हैं, तो उससे मेरा काम आसान हो जाता है। ठीक है, इज इट क्लियर? बेसिक आइडिया समझ में आया आपको आज वाली क्लास में? अब धीरे धीरे हम थोड़ा लेवल बढ़ाते जाएंगे, और साथ साथ में कल वाली क्लास में ना आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके भी बताऊंगा, मतलब किस तरीके से हम प्रोग्राम, वॉइड मेन का क्या रोल होता है, मेन फंक्शन क्या करता है, एक फंक्शन क्या होता है। अभी हमने फंक्शन नहीं समझा, हमने क्लास समझा है। कंस्ट्रक्टर का भी ब्रीफ आइडिया लिया है। कंस्ट्रक्टर भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो कंस्ट्रक्टर को डिटेल में समझने से पहले हमको फंक्शन को समझना पड़ेगा। तो फंक्शन समझ के वापस मैं कंस्ट्रक्टर पे आऊंगा, और फिर मैं आपको डिफरेंट तरह के कंस्ट्रक्टर्स बताऊंगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इनका क्या रोल होता है। और अगर मैं कॉटलिन की बात करूं तो यहाँ पे ना तो पैरामीटराइज होता है ना डिफॉल्ट होता है, यहाँ पे होता है प्राइमरी कंस्ट्रक्टर एंड सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर। तो ये दोनों किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है, तो ये चीजें हम देखेंगे। फिर दिस कीवर्ड का क्या रोल होता है, सुपर कीवर्ड का क्या रोल होता है, इनहेरिटेंस में आपको पता चलेगा। देन आपका स्टैटिक कीवर्ड का क्या रोल होता है, तो ये चीजें हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, ओके ओके, तो सेशन को एंड करते हैं। ये चीज क्लियर है तो थम्स अप कर दो, बहुत ही बेस चीज थी बट जानना जरूरी था। और एक्चुअल में इसका आइडिया तब लगेगा ना जब हम इसके ऊपर ऐप बनाएंगे, मतलब इसके ऊपर प्रोग्राम बनाएंगे। तो एक्चुअल में कल मैं क्लास क्रिएट करके दिखाऊंगा आपको, एक्चुअल में एक कंस्ट्रक्टर दिखाऊंगा, हम एक एक्चुअल में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, हम एक वेरिएबल को क्रिएट करेंगे, हम उसमें वैल्यू स्टोर करवाएंगे। तो जो चीजें मैं आज आपको प्रैक्टिकली नहीं करवाया है, थ्योरेटिकली समझाया है, ये सारी चीजें हम कल प्रैक्टिकली भी करेंगे, और एक बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम भी बना के दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, जिससे कि आपको ये सारी चीजों का अलाइनमेंट पता लग जाए कि एक्चुअल में ये हो क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बेस जानना बहुत जरूरी है। ओके ओके, तो सेशन को एंड करते हैं। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ फैंटास्टिक डे टुडे, गुड बाय, सी यू।